नमस्ते, स्पीड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज स्पीड रिपोर्ट एक नया प्रोग्राम करने जा रही है। आज से उसकी शुरुआत है। पूरे भारत में जो चर्चित मामले हैं उसमें जो नामांकित पत्रकार है जो रिपोर्टिंग करते हैं उन रिपोर्टर को हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और उन मामलों के बारे में हम उससे चर्चा करेंगे जिससे हमारे जो हिंदी दर्शक है वो पूरी तरह से जान सके। जो ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्टिंग होता है उसके बारे में, उस रिपोर्ट के बारे में हम पत्रकार से सवाल करेंगे जिससे जो ग्राउंड की हकीकत है उसके बारे में हमारे हिंदी भाषी जो दर्शक है और स्पीड रिपोर्ट के माध्यम से पूरी तरह से मामले को समझ सके और पूरी जानकारी उसको मिल सके। अभी थोड़े दिनों से जामनगर का जो मामला है वो बहुत ही गरमाया हुआ है, जिस मामले में राजनीति है, जातिवाद समीकरण है, पॉलिटिशियन जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट है, विरोधी है, क्राइम भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे पहलू इस मामले से जुड़े हुए हैं। इस मामले में शतरंज बिछी हुई है और हर किरदार, मामले से जुड़े हुआ हर किरदार अपनी तरह से चाल चल रहे हैं। इस मामले की रिपोर्टिंग बहुत सारे मीडिया में आई हुई है, लेकिन जो डेडलाइन गुजरात के फाउंडर है हेमंत भायानी, उसने खुद जामनगर जाकर ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग किया हुआ है और उसने अपने डेडलाइन गुजरात वेबसाइट ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। लेकिन वो आर्टिकल इंग्लिश में है। हमारे हिंदी के दर्शक जो इंग्लिश नहीं जानते उसके बारे में समझना बहुत मुश्किल है। तो हमने हेमंत भायानी को हमारे स्टूडियो में इनवाइट किया है। हेमंत भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और यह बहुत एक अच्छा आयाम है जो आपने शुरू किया है कि ऐसी खबरें जो कोई दूसरी भाषा में हो तो उसे हिंदी में अपने दर्शकों तक कैसे ले जाया सके। तो मेरे ख्याल से आपको शुभकामनाएं ऐसे इस नए कार्यक्रम के लिए और बहुत ही आगे बढ़े। मुझे खुशी इस बात की है कि इसकी शुरुआत आप मेरे साथ करने जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को आगे ले जाए। आने वाले दिनों में बहुत सारा रिपोर्टिंग होता है। हालांकि रिपोर्टिंग एक ज़माने में 80 के दशक में ऐसा होता था कि अखबार कम होते थे, टीवी के खाली जो डीडी है दूरदर्शन उसी में होता था न्यूज़। तो ऐसा होता था कि जो मामला तूर पकड़ता था, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर हो या देश के स्तर पर हो या विदेश के स्तर पर, तो सभी अखबार, सभी मतलब मीडिया के जितने भी माध्यम उन दिनों में थे वो सभी उस एक मुद्दे पे बात करते थे। आज हालात ये है कि हर मीडिया अपनी अपनी एक लाइन ड्रॉ करके चल रहा है। ऐसे काल में अगर आप ये समझते हैं कि ये खबर ज़्यादा मायने रखती है अपने दर्शकों के लिए, अपने हिंदी भाषी दर्शकों के लिए, और उसे आप हिंदी भाषा में ले जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है स्पीड रिपोर्ट की तरफ से। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप इसमें बहुत ही सफलता से आगे बढ़े और ऐसे कई मामले आप आगे ले जाएं। धन्यवाद हेमंत भाई। तो हमें कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हेमंत भाई, ये जामनगर का जो मामला है, जो आपने बहुत ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग की है, खुद जामनगर गए थे, वहाँ पे रुके थे और जो हर पहलू को आपने तराशा है और काफ़ी अच्छी आपने जो आर्टिकल लिखा हुआ है, तो हम हिंदी भाषा में ये बातचीत करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि जामनगर का पूरा मामला क्या है और क्यों इतना वो गरमाया हुआ है? देखिए, जामनगर का जो मामला है और पूरा क्यों गरमाया हुआ है, इस पर अगर आप बात करना चाहें तो सबसे पहले ये मामला गुरुवार के दिन शुरुआत हुआ। गुरुवार के दिन भी नहीं, बल्कि जब से गुरुवार से आगे जब आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र हुई गुजरात में, जिसमें एक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, हालांकि एक बहुत ही होनहार ऑफिसर है, दीपन भद्रन, जो कि जब मैं दीपन भद्रन जी के बारे में पढ़ता हूँ या उनकी जो फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे कंपनी, एक जो फिल्म आई थी राम गोपाल वर्मा की, उसमें जो एक किरदार होता है मुंबई पुलिस कमिश्नर का, वीरपल्ली श्रीनिवास का, जो मोहनलाल ने निभाया था, और वो मोहनलाल भी केरला से, हालांकि दीपन भद्रन भी केरला से है, तो मोहनलाल का वो हिंदी सिनेमा में एक डेब्यू रोल था। अजय देवगन और विवेक ओबरॉय, मनीषा कोइराला स्टारर ये फिल्म थी, और उसमें मकरंद देशपांडे एक बैक स्कोर में बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं कि
जहां जहां पर भी ये गए वहां वहां क्राइम का ग्राफ गिरा। तो दीपन भद्रन साहब की जो ट्रांसफर हुई उसके बाद ये मामले ने तूर पकड़ा। हालांकि दीपन भद्रन साहब की ट्रांसफर अहमदाबाद जैसे शहर से, जहां पे करीबन 65 लाख की बस्ती है, वहां से उनकी ट्रांसफर जामनगर जैसे जिले में एसपी के तौर पे क्यों की जा रही है, जहां की बस्ती जो है वो करीबन 21 लाख है पूरे जिले की। और आप अगर जामनगर की बस्ती देखें तो वो 10 लाख से भी नीचे है, करीबन 6, साढ़े 6, 7 लाख के आसपास की बस्ती है। तो ये इस वजह से अहमदाबाद का जो मीडिया है वहां पे ये खबरें आनी शुरू हुई कि क्यों दीपन भद्रन साहब को जामनगर ट्रांसफर किया जा रहा है। और पूरा मामला आया कि जामनगर में एक तरीके की एक गुंडा राज चल रहा है, गुंडागिरी चल रही है, और उसको दीपन भद्रन साहब अब उसको एक क्लीन अप ऑपरेशन के लिए उनको जामनगर में उनकी जो पोस्टिंग है वो हुई है। हालांकि तब तक ये सब ठीक चल रहा था, बट गुरुवार के दिन जब ये भद्रन साहब ने चार्ज संभाला जामनगर में, तो वहाँ के जो जामनगर के नेटिव हैं, हालांकि वो जाम खंबाल या बाजू का एक गांव है जो अभी देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो जाम खंबालिया के जो वतनी हैं परिमल नथवानी जी, हालांकि जो राज्य सांसद भी है, राज्यसभा के सांसद भी है आंध्र प्रदेश से, फिलहाल वो पहले झारखंड से हुआ करते, उन्होंने 3 ट्वीट किए भद्रन साहब को वेलकम करते हुए और ये एक कॉन्फिडेंस देते हुए कि भद्रन साहब आ गए तो अभी क्राइम का ग्राफ गिरेगा। और आईपीएस लॉबी के एक रेंज आईजी के ऑफिसर पे उन्होंने लिखा कि आई डोंट नो इट इज ट्रू और फॉल्स, बट इनका एक इन्वॉल्वमेंट था और इसकी वजह से ये क्राइम नीचे नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह से ये मामले ने तूर पकड़ा, पूरे मीडिया में इस मामले ने तूर पकड़ा। और इसके बाद क्या हुआ कि गुजरात का पूरा मीडिया का फोकस और गुजरात के जो पॉलिसी लेवल के थिंकर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, सबकी नज़र उस ट्वीट के बाद जामनगर की तरफ बढ़ी कि जामनगर में ऐसा क्या भौचाल आ गया, क्या भौकाल हुआ कि अचानक से परिमल नथवानी जी जैसे उनके लिए कहा जाता है कि वो कभी किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलते, तो उनके 3 ट्वीट जहां पे उन्होंने रेंज आईजी पे सीधे एक तरीके से एलिगेशंस, आक्षेप लगाए थे, तो इसकी वजह से पूरा मामला गरमाया। सभी हमारे यहाँ तो जैसे आपको पता है प्लेट्स घूमती है सोशल मीडिया में, सभी लोकल न्यूज़पेपर और हाइपर लोकल न्यूज़ की, आपकी स्पीड रिपोर्ट की वगैरह की, तो सीधा एक मामला आया कि भद्रन साहब ने चार्ज ले लिया। अब कोई आईपीएस ऑफिसर कहीं पे चार्ज ले एज एन एसपी तो वो बड़ी खबर नहीं बनती है, हालांकि वो जिला के लिए बड़ी खबर है, बाकी बहुत इतनी नेशनल लेवल की न्यूज़ या स्टेट लेवल की न्यूज़ नहीं बनती है। पर इस मुद्दे में ट्वीट की वजह से सभी का ध्यान इसके ऊपर गया, खास करके मीडिया का, कि जामनगर में ऐसा क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली गुरुवार को ये मामला हुआ, मैंने देखा सभी अखबारों में जिस तरीके से आया। शुक्रवार को मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है 24 घंटे बाद, और बाद में मेरे मन में जैसे जैसे मैं उस सब चीज़ों को पढ़ता गया तो मेरे मन में एक सवाल आया कि रियल एस्टेट की जो वॉर है जामनगर की, उसका एक तरीके से उसको राजनीति का रंग कैसे दिया जा रहा है या वो राजनीति से कैसे जुड़ी है, तो मुझे समझना था। हालांकि गुरुवार को एक चीज़ हुई, शुक्रवार को एक घटना घटी। मेरा जो काम है, मैं एक बिजनेस रिपोर्टर हूँ, जामनगर एक एशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग हब है, तो मैं मतलब इस खबर को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, मुझे इस खबर पे काम करना ही करना था, ऐसी बात थी। शनिवार के दिन मार्केट्स वैसे होते नहीं हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है आज काम करे या ना करे, मैं बहुत सोच रहा था। फिर 9 बजे मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना जामनगर जाया जाए, लोगों से बातचीत की जाए। मैंने फ़ोन घुमाया, लोगों से बात की और मैं जामनगर अपना बाइक लेके पहुंच गया। हालांकि मैं बाइक लेके ही घूमता हूँ पूरे सौराष्ट्र में, जब भी मुझे कोई रिपोर्टिंग करनी हो तो सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में यह था कि एक रियल एस्टेट, जमीन से जुड़ी जो लड़ाई है, हाउ डिड अ रियल एस्टेट वॉर गेट अ पॉलिटिकल एज, और मेरी हेडलाइन भी यही है, हाउ कम अ मर्की रियल एस्टेट वॉर गॉट अ पॉलिटिकल एज। एंड मैंने टाइटल लिखा था जामनगर जोल्ट्स, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे जामनगर में लोगों से तो एक हल्का सा भूकंप का झटका भी आया, तो अभी बहुत खबरें हैं आ रही दिन की जामनगर में भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो हमने टाइटल भी यही बनाया कि जामनगर जोल्ट्स एंड हाउ कम अ मर्की रियल एस्टेट वॉर गॉट अ पॉलिटिकल एज। राजनीति कैसे वो एक जो रियल एस्टेट की ज़मीन के जो व्यवसायी उनकी जो लड़ाई है उसको राजनीति का रंग कैसे लगा, क्योंकि देखिए ज़मीन ऐसा मामला है, रियल एस्टेट ऐसा मामला है, उसमें लड़ाइयाँ होती रहती है,
राजकोट में भी ऐसे बहुत सारे केस हुए, पर वो कभी एक लेवल से ऊपर राजनीति उसमें सवार नहीं हुए, इसमें राजनीति सवार होगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था कि हो क्या रहा है। और ऑल ऑफ अ सडन जामनगर का कंपैरिजन जैसे मीडिया में 70 और 80 के दशक से पोरबंदर से किया जाने लगा, तो ये बड़ा एक दिलचस्प मुद्दा था कि हो क्या रहा है जामनगर में। तो मेरे जो पुराने कॉन्टेक्ट्स हैं, वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, वहाँ के जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, वहाँ के जो समाज से जुड़े लोग हैं, वहाँ के जो रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े लोग हैं, वहाँ की जो बिजनेस फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग हैं, सबसे मिलकर मैंने थोड़ा बहुत उसमें अभ्यास करने का कोशिश किया। और बाद में ये रिपोर्ट जो बात उन्होंने की, हालांकि सब नाम लेके अपना सामने आना नहीं चाहते थे क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है, तो जो भी बात आई उस मुद्दों पे हमने ये रिपोर्ट तैयार की। और आज आप जिस तरीके से इसके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, तो इस बात को हम हिंदी में भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक ले जाए, ऐसी आपकी जो कोशिश है वो कोशिश कामयाब रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल हिमांशु भाई, ये जो पूरा मामला है उसमें कौन से किरदार इस पूरे मामले में है और क्या क्या किरदार जो निभा रहे हैं जो लोग हैं? देखिए, किरदार का ऐसा है इस पूरे मामले में, अगर आप देखने जाए तो ज़्यादातर जो नाम बड़े बड़े जो नाम ज़्यादातर आए, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो जयेश पटेल करके जो एक रियल एस्टेट ऑपरेटर हुआ करता था, उसका आ रहा है, जो कि एक क्रिमिनल बन चुका है, ऐसी बात आ रही है। दूसरी जो बात आई वो सीधी बात, जब परिमल नथवानी जी ने ट्वीट किया तो ऑब्वियसली परिमल नथवानी जी का नाम आया कि क्यों उन्होंने ट्वीट किया। दीपन भद्रन जी जिनकी ट्रांसफर हुई, तो ऑब्वियसली एक आईपीएस ऑफिसर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बने, तो वो एक सबसे बड़े अभी सेंटर ऑफ फोकस है। हालांकि कल भद्रन साहब ने पूरा वहाँ पे पुलिस जो खेमा था उसमें पूरा एक तब्दीली किया है। आज हम बात कर रहे हैं करीबन आज बुधवार है और मंगलवार को कल उन्होंने मतलब पूरा वहाँ पुलिस खेमे में बहुत बड़ा फेरबदल किया है। तो वहाँ के मीडिया ने भी ऐसी हेडलाइंस बनाई है कि भद्रन टास्क के लिए तैयार, अपनी टास्क फोर्स तैयार। तो ये किरदार है। बाकी के जो किरदार है जहाँ पे बात आ रही है, तो एक हकूबा जडेजा करके जो 2017 तक जो कांग्रेस में थे और बीजेपी में आए हैं, जो वहाँ के विधायक है, जो अभी कैबिनेट जो गुजरात कैबिनेट में मिनिस्टर भी है सिविल सप्लाईज के, वो भी है। और वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूनम माडम जी जो है, उनकी भी बात है। और इसके अलावा बहुत सारे किरदार है। जैसे जैसे भी हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो उन किरदारों के बारे में भी बात करेंगे। तो सेंटर फोकस में अगर आप देखने चाहें तो ये कुछ 5 किरदार है। हकूबा जडेजा है, जयेश पटेल है, पूनम माडम है, परिमल नथवानी जी, और सबसे बड़ा फोकस अगर जामनगर की जनता या पूरे गुजरात का मीडिया देख रहा है तो वो कि भद्रन साहब अब क्या एक्शन करेंगे और क्या होगा, मतलब आने वाले दिनों में जामनगर में कितनी बड़ी खबरें आ सकती है। मैंने अपने स्टोरी में भी लिखा है कि इस खबर पर इसलिए बने रहिए कि ये खबर इतना मटेरियल दे जाएगी कि शायद आप कोई वेब सीरीज या फिर एक सिनेमा का प्लॉट इसमें से तैयार कर सकते हैं। हालांकि हमारे सिनेमा में क्या होता है, ज़्यादातर मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात होती है, उत्तर प्रदेश के माफिया की बात होती है, लेकिन सौराष्ट्र की जो राजनीति है, सौराष्ट्र का जो एक रसूख की राजनीति है, जो एक रसूख रहा है कई परिवारों का, तो उसमें कहीं पे सौराष्ट्र के क्राइम के बारे में आज तक कोई प्लॉट्स या मूवीज़ नहीं बने। हालांकि एक गॉड मदर को बात करते हुए, तो ये मुझे लग रहा है जामनगर का जो मसला और जो मामला बन रहा है, ये करीबन एक वेब सीरीज़ का पूरा मटीरियल बनेगा अगर आप नज़र रखें तो, या पूरा एक सिनेमा का प्लॉट बन सकता है। हेमंत भाई, जो जमीन के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए जामनगर में, वो उन लोगों की भूमिका क्या है और वो क्यों लड़ रहे हैं इस मामले में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि जमीन की जो लड़ाई है या जमीन के व्यवसाय है वो क्यों लड़ रहे हैं। जामनगर में अगर आप देखने जाए तो जामनगर का जो भूगोल है, उसकी जो ज्योग्राफी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जामनगर की ज्योग्राफी में जामनगर का जो ज़मीन का जो व्यवसाय है वो आप एक हिस्से में ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जामनगर 3 जगह से सराउंडेड है। एक तरफ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स है, एक तरफ मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स की 3 शाखाएं वहाँ पे है डिफेंस की, एक तरफ इंडस्ट्रीज है और एक तरफ समंदर है। तो जामनगर, ऐसा बोला जा रहा है कि जामनगर ग्रोज वर्टिकली, ज़्यादातर उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स है जामनगर में। और जामनगर हालांकि एक सिस्मिक जोन में भी है, क्योंकि जोड़िया और वहाँ पे जिस तरीके से भूकंप के बाद ये सब हुआ था। जामनगर की जो जमीन है या जामनगर का जो रियल एस्टेट, वो प्रीमियम कब बना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मध्य 90 के दशक में जब ये रिफाइनरीज एसआर और रिलायंस रिफाइनरीज की जब बात आ रही थी, वो रिफाइनरीज जब
आना शुरू हुई तो ज़मीन के भाव बढ़ने लगे। तब माहौल ये था, कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनसे मेरी बात होती है, तब रिलायंस की ऑफिसेज नहीं हुआ करती थी। एक समझ लो एक ज़मीन थी पोटी खावड़ी में, वहाँ पे इतना बड़ा प्लांट आपको खड़ा करना था। तो रिलायंस के कई अधिकारी जामनगर में कई लोगों की ऑफिस में बैठ के काम करते थे, वो मतलब उनके कैंप ऑफिस बन जाती थी। उन दिनों में अगर आप देखने जाए तो फैक्स मशीन्स हुआ करते थे, टेलीकॉम कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी जैसे आज सेल फोन्स है या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, तो ईमेल वगैरह तो उन ज़माने में बहुत प्रॉब्लम थी। आपको कोई अप्रूवल्स या परमिशन लेनी है प्लांट की वगैरह कुछ भी है, पेपर्स, क्योंकि आप एक प्लांट बना रहे हैं जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी है। तो उस ज़माने में ऐसे काम हुआ करता था। और बाद में धीरे धीरे, और काम क्या था, बहुत बड़ी रिफाइनरी आप बना रहे थे, एशिया का एक पूरा रिफाइनिंग हब है। जब आप एक बड़ी रिफाइनरी बना रहे हो और शहर की इतनी कैपेसिटी ना हो तो बात ऐसी आ जाती है कि आप पैसा खर्च के भी कुछ करके कीजिए, ये काम अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामला खरबों का होता है, खरबों अरबों रुपयों का मामला होता है। तो उस वजह से कुछ भी काम के लिए जामनगर में पैसा फेंका गया। और तब क्या हुआ, तब सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि इसी के साथ साथ वहाँ पे जो काम करने आए लोग, उन्होंने भी वहाँ पे रहने का उनका बंदोबस्त करना था, सब करना था। तो ऐसे भाव में रेंटल मार्केट जामनगर का आ गया, उसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट आ गया, और उसकी वजह से रियल एस्टेट का एक प्रीमियम वैल्यू बना जामनगर में। और जामनगर में सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि जैसे मैंने बोला, तीनों जगह से सराउंड होने की वजह से जामनगर वर्टिकली ग्रो हुआ, बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स आए। और साथ ही साथ जामनगर की जो ज़मीन से जुड़ा जो व्यवसाय है, वो ज़्यादातर 5 कम्युनिटी के जो लोग हैं वही उसमें लैंड डेवलपर्स अगर जिसको हम बोलते हैं तो उनका रसूख रहा है, जिसमें मेर है, आहिर है, पटेल है, वाघेर है और जैन कम्युनिटी के लोग हैं। तो अगर आप देखने जाएं तो ये लड़ाई जो जिसमें जयेश पटेल का नाम आ रहा है वो पटेल कम्युनिटी के, हालांकि इन लोगों का एक बहुत ही एक सोची समझी जिसको बोल सकते हैं एक समझौता था कि वो एक दूसरे के एरिया में नहीं जाते थे। कई लोग है वो कलावड़ साइड पे काम करते थे, कई लोग हैं वो जो लालपुर साइड में काम करते थे, कई लोग खंभालिया साइड में काम करते थे, कई लोग राजकोट साइड में काम करते थे, कई लोग सिटी में और आउटस्कर्ट सब जगह पे काम करते थे। तो एक समझौते के साथ ये सब चल रहा था। और ये सब जो किरदार है जैसे मैंने बोला, तो ये 5 नाती जिनका वर्चस्व है लैंड डेवलपिंग में, इस नाती से आते थे। और अगर आप देखने जाए तो जामनगर की जो पॉलिटिकल वोट बैंक भी अगर है तो ये ज़्यादातर इन नातियों पे आधारित है। सबसे बड़ी वोट बैंक पटेलों की है 15%, 10% आहिरों की है, 8% करीबन क्षत्रियों की है, और बाकी के जितने भी हैं तो उसके ऊपर भी हम धीरे धीरे आएंगे। तो ये पूरा मामला उस तरीके से है कि कहीं ना कहीं जातिवाद भी इसमें जमीन के धंधे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, और ये सब वही किरदार है जो जमीन के धंधे के साथ जुड़े हुए थे। खास करके ये जो लड़ाई चल रही है वो शुरुआत उसकी कहाँ से हुई? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि ये लड़ाई जो चल रही है, रियल एस्टेट की जो लड़ाई चल रही है, उसका शुरुआती मुद्दा क्या था। एक बिल्डर है जैन कम्युनिटी के, उनकी कोई ज़मीन है, 100 करोड़ की ज़मीन थी। उस ज़मीन के मामले में ये पूरा मामला जयेश पटेल बनाम जयेश रानपरिया और ये जैन बिल्डर के बीच हुआ था। लड़ाइयाँ बहुत लड़ी गई थी, बोला गया था कि एक दूसरे के एलिगेशंस थे कि ये फॉर्ज किया गया है सिग्नेचर और ज़मीन अपने नाम कर दी गई है। जयेश का कहना था कि ये मेरी ज़मीन जो हमने भागीदारी में हिस्सेदारी में खरीदी है। तो ऐसा सब बातें आ रही है। हालांकि इसके बारे में एफआईआर भी दर्ज हुई है जामनगर पुलिस में, और उस समय पे अगर आप देखने जाए तो नीरज बड़गुजर वो वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करते थे, और ये पूरा मामला उस समय पे वहाँ पे दर्ज हुआ था जयेश पटेल के खिलाफ से कि 100 करोड़ की पूरी ज़मीन के मामले में जयेश पटेल ने कुछ जाली दस्तखत किए हैं और ये ज़मीन कुछ बेच देना चाहता है या जो भी उस लेवल का था। और इस तरीके से उसमें सबसे बड़ी जो बात है, वहाँ पे एक एडवोकेट किरीट जोशी करके हुआ करते थे, वो इस मामले में वकील थे। ये 100 करोड़ की ज़मीन का जो बोला जा रहा है कि ये स्कैम था या जिस तरीके से भी था, उस मामले में किरीट जोशी वो वकील थे। तो उसके बाद हुआ था क्या कि जयेश पटेल के खिलाफ जितने भी मामले आते गए पुलिस में, ज़्यादातर मामलों में जयेश पटेल ही मतलब ये किरीट जोशी वकील हुआ करते थे। और किरीट जोशी, एडवोकेट किरीट जोशी एक ऐसे अप्रोच टू पर्सन हो गए थे जिसके पास ऐसी ज़मीन के कोई मामले होते थे जयेश के खिलाफ के, तो लोग वहाँ पे जाके उनसे सलाह मशवरा लेते थे और क्लाइंट बतौर
जो भी एफआईआर वगैरह रजिस्टर करना होता है पुलिस में, तो वो उस तरीके से होता था। तो बहुत सारे मामले धीरे धीरे जयेश के खिलाफ जमीन के मामले में आने शुरू हुए थे। ऐसी एक बात, और ऐसे एफआईआर जितने भी दर्ज हैं जामनगर पुलिस में वो सब थे। तो ये मामला पूरा उस तरीके से है। और बाद में क्या हुआ कि वहाँ से नीरज बड़गुजर जी का ट्रांसफ़र हुआ, प्रदीप सेजुल जो है वो वहाँ पे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बने, और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इनके सामने एक्शन लेना शुरू किया था। हालांकि एक बात ऐसी भी आ रही है कि प्रदीप सेजुल का खुद का एक इंटेलिजेंस था, जहाँ पे उनको पता चला था कि जयेश पटेल वहाँ के जो पुलिस के लोकल क्राइम ब्रांच ऑफिशियल्स हैं उनको ब्राइब कर देता था। मतलब कोई ऑफिशियल अगर बोलता था मुझे मोबाइल चाहिए, तो उस दौर में ऐसा बोला जाता है जामनगर में कि 50,000 रुपये के मोबाइल एलसीबी के छोटे से छोटे मतलब कांस्टेबल वगैरह लेके घुमा करते थे। तो ऐसी कॉस्टली गिफ्ट्स इन कैश और काइंड जयेश उनको ले दिया करता था, और वो मतलब धीरे धीरे वो उस तरीके से पकड़ अपनी लोकल क्राइम ब्रांच के जो ऑफिशियल्स हैं उन पर दबाना शुरू की थी। तो सेजुल जी को ये पता चला था, उन्होंने स्ट्रांगली इसको निपिंग इन बड करने की कोशिश की थी। हालांकि उसके सामने मामले तो दर्ज थे, तो पुलिस ऑलरेडी एक्शन में आ चुकी थी। बट कहीं ऐसी बात आ रही है कि एक पॉलिटिकल प्रेशर बना था, हालांकि पटेल कम्युनिटी से थे, और जिस तरीके से मामला था तो कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता था, और पॉलिटिकल प्रेशर आने की वजह से अल्टीमेटली उसके सामने कोई एक्शन नहीं लिया गया। और बाद में धीरे धीरे एक ऐसा भी एलिगेशंस है कि जयेश ने अपना जो कारोबार है वो साउथ गुजरात, सूरत और मुंबई में बढ़ाया, और एलिगेशंस है, आरोप है, हालांकि इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस कहीं पे नहीं है कि ये जो कारोबार बढ़ाया था सूरत में और मुंबई में, उसमें कहीं राजनेताओं के पैसे लगे थे, पॉलिटिशियंस के पैसे लगे थे। हालांकि ये आरोप है, इसका कोई पुख्ता सबूत कहीं पे नहीं, बट ये बात जामनगर की रियल एस्टेट मार्केट में है, तो उस तरीके से था। और इस तरीके से पूरा मामला जयेश पटेल के सामने बिल्टअप हो चुका था। और बाद में अचानक क्या हुआ, 2016 में गुजरात में सत्ता परिवर्तन हुआ, आनंदीबेन पटेल जो है वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से उतरे और विजय रूपाणी जी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे आए। तो ये जो सामने जो बिल्डर थे जयेश पटेल के, वो जैन कम्युनिटी के होने की वजह से ऐसा भी वहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स है कि जैन कम्युनिटी को लेके उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी किया था सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरी है, और एक एक्शन लिया गया इसके सामने, और उसको पकड़ा गया जयेश पटेल को बेस्ड ऑन जो भी कंप्लेन थे। उसका एक पब्लिक परेड, उसका एक सरघस भी निकाला गया, ताकि एक लोगों में जो डर हो उसका वो भी खत्म हो जाए कि ऐसा जाली ज़मीनें, जाली दस्तखत करके ज़मीनें खरीदता वगैरह जो भी है, तो वो भी खत्म हो जाए। तो ये भी मतलब हुआ था, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था। तो ये पूरी शुरुआत थी जयेश पटेल की, और जयेश पटेल का ये जो मामला है ज़मीन से जुड़ा कैसे शुरू हुआ, तो ये पूरा बैकग्राउंड है इसका कि ये कैसे शुरू हुआ था। हमें तो भाई ये पूरे मामले में जयेश पटेल की अदाकारी काफ़ी महत्व की है कि जयेश पटेल है कौन, और उस गुनाखोरी की दुनिया में उसकी पहला कदम कहाँ पे रखा था, वो कैसे गुनाखोरी की दुनिया में आया। जयेश पटेल की बात ऐसे आ रही है कि जयेश पटेल लालपुर करके एक जो गांव है, तालुका है बेसिकली जामनगर जिला का, और खंबाड़िया और जामनगर के बीच में है, वहाँ का है। और उसके ज़्यादातर जो रियल एस्टेट इंटरेस्ट है, ज़्यादातर लैंड पार्सल्स उन्होंने जो लिया है वो लालपुर रोड पे ही लिए हुए हैं। उनका ज़्यादातर लैंड इंटरेस्ट, लैंड डेवलपमेंट में लालपुर रोड पर ही रहा करता था। तो जयेश पटेल का बैकग्राउंड इतना ही है फिलहाल पब्लिक डोमेन में, और उनकी एक वाइफ है जिनको वो डाइवोर्स दे चुके हैं, और उनकी वाइफ जो है वो एक अखबार चलाती है जामनगर में, नवानगर टाइम्स करके। और बाकी की कुछ डोमेन ऐसी है कि उनको लिकर की आदत वगैरह है, बट इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं पे नहीं है, हालांकि ये मीडिया में आई हुई बातें हैं। और जयेश पटेल का गुनाह की दुनिया में एंट्री कैसे हुआ, तो जैसे मैंने बताया आपको कि पहला जो 100 करोड़ का मामला, और इसके बाद कई सारे केसेस इनके सामने, आज की तारीख में 47 केसेस उनके सामने रजिस्टर्ड है, जिसमें कहीं ना कहीं या तो लैंड ग्रैबिंग का मामला है, या तो फॉर्जरी का मामला है, या तो किसी को धमकाने का मामला है, इलीगल आर्म्स इस्तेमाल किए ऐसा मामला है, फायरिंग करवाया है लोगों के पास, उसको फिर बोलते हैं कि क्या जो बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। तो ऐसे मामले करीबन 47 उनके सामने दर्ज है। सबसे बड़ा जो मामला है उनके सामने जो है कि ही इज़ वन ऑफ द की कॉन्स्पिरेटर्स इन द मर्डर ऑफ किरीट जोशी, एडवोकेट किरीट जोशी। एडवोकेट किरीट जोशी की हत्या का मामला सीधे तार जयेश के साथ जुड़े हुए
ऐसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सरफेस हुआ है। तो उस तरीके से उसकी एंट्री गुनाह की दुनिया में हुई है, ऐसा आप कह सकते हैं। एडवोकेट गिरीश जोशी जो है उनकी क्या अदाकारी इस मामले में रही है और क्यों हत्या का कारण क्या बताया जा रहा है? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला जो 100 करोड़ की ज़मीन का जो केस था वो जैन बिल्डर और पटेल, ये जयेश पटेल के सामने, और जिस तरीके से पूरा केस किरीट जोशी उसमें एडवोकेट थे, और बाकी फिर जितने भी मामले जयेश के खिलाफ आए तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि किरीट जोशी एक ऐसे एडवोकेट है जिसके पास हम जाके उनकी सलाह ले सकते हैं कि हमारी ज़मीन के दस्तावेज उनको गलत तरीके से फॉर्ज किया गया है, कुछ भी किया गया है, सिग्नेचर फॉर्जरी हुआ है। तो इस वजह से किरीट जोशी के पास बहुत सारे मामले आने लगे, और कहीं ना कहीं किरीट जोशी उन सब मामलों में जयेश के खिलाफ जो भी कंप्लेंट्स आती थी तो एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती आपको पुलिस में। तो कहीं ना कहीं जयेश के खिलाफ किरीट जोशी उनके मतलब वकील क्लाइंट के तरफ से हुआ करते थे, जो जयेश की किसी ना किसी बात का शिकार हुए थे लैंड के मामले में या रियल एस्टेट के मामले में। तो जो इन्वेस्टिगेशंस हुआ और जिस तरीके से 2 लोगों को मुंबई पुलिस मतलब ये मुंबई में से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया था, तो उनके तार सीधे जयेश के साथ जुड़े हुए पाए गए हैं। कुछ चैट्स मिली है, कुछ बातें हुई है, और तो उस तरीके से सीधा का सीधा ये मामला किरीट जोशी की हत्या का जो मामला है वो जयेश के साथ इस तरीके से लिंक हुआ है। कहीं ना कहीं जयेश पटेल और जो किरीट जोशी की हत्या उसका कुछ लेना देना है, उस बारे में कैसे कह सकते हैं? जैसे मैंने बोला, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सरफेस हुई है कि जो 2 लोग पकड़े गए थे मुंबई में से, उनके जो चैट्स वगैरह जो भी हुए हैं, तो उसमें ये बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आई है कि ये जो हत्या का पूरा जो मामला है वो दुबई में डिसाइड किया गया था, और इसके तार सीधे के सीधे कहीं ना कहीं जयेश पटेल के साथ जुड़े हुए, ऐसा पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में प्रस्थापित हुआ है। तो सीधी बात है, मतलब इस केस में उसके सामने ऑफेंसेस है, केस है, ये किरीट जोशी का मामला आज की तारीख में उसके सामने खड़ा है। तो इसकी वजह से वो एब्सकॉन्डिंग है, दुबई से वो पूरी बात की थी उन्होंने, दुबई से पूरा मामला किया था, और इसकी वजह से उनके सामने इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी की गई कि इंडियन पुलिस इनको ढूंढ रही है और इतने मामले इनके सामने दर्ज है। बिल्कुल, जयेश पटेल के खिलाफ इतने सारे मामले कानूनी कार्रवाई की गई है, इतने मामले दर्ज हो चुके हैं, तो वो दुबई कैसे पहुंचे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। जब मैं इस स्टोरी पे काम कर रहा था और जिस तरीके से बात, मुझे भी यही लगा कि एक गुनहगार जिसके सामने इतने सारे मामले दर्ज है, जो पुलिस कस्टडी में रह चुका है, जिसका पब्लिक परेडिंग किया गया, तो वो दुबई कैसे पहुंचा? तो इन्वेस्टिगेट करते करते ये बात पता चली कि उन्होंने जाली पासपोर्ट के जरिए वो कुछ किरीट जोशी की जो हत्या है वो अप्रैल 2018 में हुई थी। नवंबर 2017 में जयेश पटेल मुंबई एयरपोर्ट पे नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था और उसको वहीं पे दबोच लिया गया था, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। लेकिन किरीट जोशी की हत्या जो हुई उसके 8 दिन पहले, यानी कि 20 अप्रैल को, जयेश ने मुंबई कोर्ट से ऑर्डर लेके वो नकली जो पासपोर्ट जो कस्टडी में था वो निकलवा के वो नकली पासपोर्ट के जरिए दुबई पहुंच गया, ऐसी बात आ रही। और बाद में कुछ ऐसी बात भी है कि मुंबई पुलिस ने मतलब जो कोर्ट ऑर्डर है उसके ऊपर भी कुछ तफ्तीशें शुरू की है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जिस तरीके से उस समय में उस केस में इन्वॉल्व थी, क्योंकि ये मामला डायरेक्टली अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को दिया गया था, बाद में वापस जामनगर पुलिस को दिया गया था, क्योंकि जो किरीट जोशी के छोटे भाई अशोक जोशी, उनका सीधा का सीधा एलिगेशन था कि मेरे भाई की हत्या जो है वो जयेश पटेल ने करवाई है। तो इसकी वजह से इसका पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन पहले क्राइम ब्रांच को, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को शिफ्ट किया गया था, और बाद में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के 20 ऑफिसर्स इस मामले में, इस तफ्तीश में साथ में रहे थे जामनगर पुलिस के। और जब जो किरीट जोशी की जो हत्या हुई थी वो उनकी ऑफिस के नीचे 2 लोगों ने आके स्कूटर पे, जो मतलब अनआइडेंटिफाइड एसेलेंट्स जिसको बोलते हैं, उन्होंने आके उनकी हत्या कर दी थी और भाग गए थे। तो एक स्केच जो पुलिस ने जारी किया था उसमें साथ में ये इनाम की भी घोषणा की गई थी कि इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वो उसको इनाम भी दिया जाएगा। तो ये मामला उस लेवल तक का पहुंच गया था, और शायद इसी जो जितने भी ये जो मामले दर्ज है इसके सामने, जयेश पटेल के सामने, तब से क्या हुआ है कि जयेश पटेल का नाम जैसे ही इसमें इन्वॉल्व हुआ तो कहीं ना कहीं एक उसका जो रुतबा है क्रिमिनल के तौर पे वो कहीं डॉन के स्वरूप में तब्दील हो गया। और बाद में दुबई से जयेश पटेल ने ऐसे ऑपरेट करना शुरू किया
कि वो किसी को भी धमकाता था फ़ोन पे कि किसी ने ज़मीन बेची, जैसे पुरुषोत्तम राजानी करके एक प्रोफेसर है, उसका केस है। तो उनमें उन्होंने धमकी दी थी फ़ोन पे कि ये ज़मीन जो आपने बेची है, कुछ 5 प्लॉट्स बेचे, उसका 1 करोड़ रुपया हमको दे दीजिए, या फिर आप मतलब आप अपना उसका जो भी परिणाम है उसको सहन कीजिए। और इसकी मीटिंग हुई थी, एक अतुल भंडेरी करके काउंसलर था कहीं एक ऑफिस में, और अतुल भंडेरी ने व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल से बात करवाई थी 10 दिन पहले, ये जो मामला हुआ था उसके, और लगातार 10 दिन तक पुरुषोत्तम राजानी को डराया धमकाया गया था। उसके घर के बाहर एक ओपन फायरिंग भी होता, जिसके सीसीटीवी फुटेज के बेस पे पुलिस ने लोगों को अरेस्ट भी किया है, पर उसके बाद मतलब कहीं जुड़ते नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन में ये भी अभी देखना है कि भद्रन साहब के एसपी होने के बाद जामनगर में किस तरीके से वो मामलों के तार कहाँ पे जुड़ते हैं, किस तरीके से उसकी दिशा मतलब वो पकड़ते हैं, क्या होता है। फिर एक दूसरा मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति जो था जो विटनेस था किरीट जोशी मर्डर केस में, हर्षु पेटड़िया करके, उसके भाई ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी कि मेरे भाई को जयेश जो है वो कॉल करके धमकी देता है कि आप मतलब विटनेस से हट जाइए। तीसरा फिर एक मामला आया था जिसमें एक वकील ने नोटिस दी थी, और वो जो ज़मीन थी वो ज़मीन किसी और की थी, और वहाँ के लोकल अखबार में नोटिस आई तो पता चला कि ये ज़मीन जयेश ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। और एक चौथा मामला जो आया था वो ये था कि एक गिरीश देर करके एक बिल्डर है जिसने लालपुर एरिया में जो कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ प्लॉट साइट पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, तो उनके ऊपर कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने फायरिंग की थी, मारने की कोशिश की थी। हालांकि गिरीश देव ने भी अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर जो होती है उससे सामने रिटेलिएट किया था और उन लोगों को भगा दिया था, और उसमें भी लोग पकड़े गए। लेकिन बाद में इसकी लिंक्स जो है वो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश नहीं होती है कि ये किस तरीके से जयेश के साथ जुड़े थे। मतलब कहीं ना कहीं लिंक्स एस्टैब्लिश होती है जयेश के साथ जुड़ने की, बट जयेश के ऊपर किसके आशीर्वाद है, किस राजनेता के आशीर्वाद है, वो लिंक्स उसके बाद आगे कहीं बढ़ी नहीं है। तो ये भी मामला है तफ्तीश का, जिसपे मुझे लगता है कि भद्रन साहब अब ये लिंक्स ढूंढेंगे कि आगे की लिंक्स क्या है। तो ऐसे मामलों की वजह से जयेश का पूरा जो करियर जो है एज अ क्रिमिनल, एज अ डॉन एस्टैब्लिश हुआ, वो शुरू हो गया उस तरीके से। सर, जयेश पटेल है जो काफ़ी सालों से दुबई बैठा हुआ है, फिर भी उसका खौफ बढ़ता जा रहा है जामनगर में, तो उसकी वजह क्या है? यही मैंने जैसे बोला कि वो व्हाट्सएप के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए लोगों को कॉल करता है, एक्सटॉर्शन मनी मांगता है, फिर वो उनको धमकाता है कि ये प्लॉट आप मत बेचिए, अगर बेचेंगे तो उसका रिजल्ट आप मतलब फेस करने के लिए तैयार रहिए। तो इस वजह से ऐसी जो खबरें जब मीडिया में आती है तो ऑब्वियसली जब एक ही नाम आता है तो वो आदमी भी उसका नाम का जो रसूख का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है कि जो पाटीदार अनामत आंदोलन जो हुआ था उसमें जयेश पटेल ने, जो पाटीदार युवा लोग जो मतलब उस जेल में गए थे, हालांकि पाटीदार अनामत आंदोलन होने के बाद आनंदीबेन की सत्ता परिवर्तन आया था, पर उस समय पर उन्होंने पाटीदार युवाओं को भी बाहर निकाला था जेल से, युवाओं को। तो ये सब वो उस तरीके के मामले में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। मतलब एक पॉलिटिकली भी वो रियल एस्टेट, सिर्फ रियल एस्टेट के साथ एक रियल एस्टेट किंगपिन नहीं था, रियल एस्टेट किंगपिन होने के बाद वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम में भी आ चुका था, और कहीं ना कहीं वो राजनीति भी अपने तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है। ये जो पूरा मामला है वो जामनगर की राजनीति से कहाँ कनेक्ट हो? बहुत ही अच्छा सवाल है। जामनगर की राजनीति अगर आप देखने जाए तो जामनगर की, जब ये सब हो रहा था तो जामनगर की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था, और वो बदलाव क्या था ये आपको समझना पड़ेगा। 2017 में हकूबा जडेजा, जो हालांकि कांग्रेस में हुआ करते थे, 2017 में हकूबा जडेजा बीजेपी में आए। बीजेपी में उन्होंने बीजेपी की टिकट पे जामनगर में से इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए, और 2019 में उन्होंने सिविल सप्लाई मिनिस्टर्स के तौर पे शपथ ले ली। तो जामनगर में अगर आप देखने जाए तो रूरल बेल्ट में आरसी फरदू नाम के एक बहुत बड़े पटेल दिग्गज नेता है, पाटीदार नेता है, ज़मीन से जुड़े हैं, धरातल से जुड़े हैं, संघ के बहुत ही करीब रह चुके हैं सबके बीजेपी में, गुजरात के भी प्रदेश प्रमुख रह चुके हैं। तो एक धरातल पे एक पाटीदारों का नेता आरसी फल्दू, और अभी क्षत्रिय समाज से एक बड़ा नेता जो खड़ा हुआ वो हकूबा जडेजा, जो कि एक ज़माने में अगर आप देखेंगे उनके मतलब पिक्चर्स तो हकूबा जडेजा को आप विक्रम बाडम के साथ देखते थे जो कि कांग्रेस में थे, पर बाद में हकूबा जडेजा बीजेपी में आ गए और बीजेपी में से उन्होंने
अपनी कारकिर्दी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं ये कुछ जिस तरीके से लोगों से हमने बात की तो वो कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाला जो मतलब भविष्य उसमें कहीं क्षत्रिय और पटेल अगर इकट्ठे हो गए तो जो आहिरों की राजनीति है वहाँ पे जो आहिरों का वर्चस्व है, खास करके माडम फैमिली का, कि विक्रम माडम जो है वो कांग्रेस में है, पूनम माडम जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। पूनम माडम पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस में जब वे थे तब क्या हुआ कि 2012 में उनको टिकट नहीं मिली। सुबह उनको टिकट नहीं मिली, शाम को वो भारतीय जनता पार्टी में थे, दूसरे दिन उनको जाम खंबालिया से लड़ने के लिए टिकट मिल गई, वो वहाँ से एमएलए बन गए। और बाद में 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री बने तो उस इलेक्शन में जामनगर से वो लड़े और वो एमपी बन गए और 2019 में भी वो एमपी है। तो जिस तरीके से माडम फैमिली की आहिरों की जो एक पकड़ रही है राजनीति पे, जिसमें आहिरों के साथ पाटीदार रहे, तो पाटीदारों का जो वोट बैंक है वो करीबन 15% है, आहिरों का वोट बैंक 10%, तो 25% वोट बैंक जब आप एक कैप्चर करके बैठे हो एक सेफ जगह पे, तो मतलब 10 में से 2.5 लोग आपके ही हो तो आप ऑब्वियसली रूल करते रहोगे। बट ये अभी जो इक्वेशन है, जिस तरीके से पॉलिटिकल पंडित से वहाँ से मैंने बात की, जामनगर में जो भी लोग हैं इसको देखते रहते हैं, धरातल से संघ के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका मानना है कि अगर ये इक्वेशन अभी आने वाले दिनों में मान लो कि पाटीदारों का और क्षत्रिय का होता है, यानी कि 7 से 8% वोट बैंक उनकी और 15% पाटीदारों की, तो 23% वोट बैंक होती है। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एक राजनीति का नया एक पूरा समीकरण वहाँ पे उभरता हुआ दिख रहा है। दूसरी एक बात, अब जो किरदार आते हैं वो किरदार है इरफान शेख करके, पूनम माडम के जो एक खास माने जाते हैं, उनके बीच और जयेश के बीच एक ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई। अगर आप वो सुनेंगे गौर से तो उसमें जयेश पटेल मतलब ये क्लिप्स क्यों वायरल हुई भी इंटरेस्टिंग है कि पूनम माडम जी एक वृक्षारोपण की कोई सेरेमनी में गए थे और वहाँ पे वो सेरेमनी में कहीं ना कहीं किसी ने कुछ कमेंट ऐसी की थी जिसकी वजह से मतलब वो थोड़ी कमेंट कुछ इन अ गुड लाइट नहीं थी वो कमेंट। तो उस कमेंट की वजह से, वो कमेंट जिसने की थी वो एक पाटीदार लड़का होने की वजह से जो ये आहिर कैंप के लोग हैं उन्होंने सोचा कि इसको मतलब सबक सिखाया जाना चाहिए। तो ये पूरा मामला उस तरीके से गर्म आया था। और अगर आप ये क्लिप सुनेंगे तो उस क्लिप में एक बात आ रही है कि जयेश पटेल और इरफान शेख के बीच जो बात हो रही है उसमें इरफान शेख ऐसा बोल रहे हैं कि आप वक्त जाने दीजिए, लड़के को मत भेजिए। हालांकि जयेश पटेल बोलते हैं कि नहीं, लड़के को हम भेजेंगे, अगर आप मारते हो तो अच्छा है क्योंकि हमको मतलब मौका मिल जाएगा। और वो एक पटेल की जो कम्युनल सेंटीमेंट है, पटेल कम्युनिटी की, उसको एक वू करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, वो पहले रियल एस्टेट में थे, बाद में क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम में आए और बाद में जिस तरीके से वो थोड़ी बहुत राजनीति भी करने लगे, तो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि इस ऑडियो क्लिप के जरिए ये समझ आ रहा है कि आहिरों को सीधा का सीधा माडम फैमिली के लोगों का नाम लेके किसी ने ललकारा है राजनीति के मैदान में। तो वर्चस्व की बात है, सर्वाइवल की लड़ाई है, ऑफ कोर्स राजनीति आ जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है जामनगर के गलियारों में कि इस एक क्लिप की वजह से पूरा मामला इस लेवल पे आ चुका है कि जहां पे जयेश पटेल को लिंक किया जा रहा है हकूबा जडेजा के साथ, कि हकूबा जडेजा का उनके ऊपर आशीर्वाद है और उनकी वजह से ये सब पूरा ये कर रहे हैं ताकि हकूबा जडेजा जो क्षत्रिय नेता है और जयेश पटेल जो कि ये पटेल सेंटीमेंट को लेके चलने की बात कर रहे हैं, तो वो एक समीकरण जो है वो आगे ना है। दूसरा इंटरेस्टिंग अगर आप देखेंगे तो 2019 में रीवाबा जडेजा जो कि रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उससे पहले वो करनी सेना के इंडिया में वुमेन्स आर्म के प्रेसिडेंट थे। करनी सेना जो कि पद्मावत के विरोध से पूरे मतलब एक लाइमलाइट में आया ऐसा बॉडी है। तो उन्होंने जब ज्वाइन किया था 2019 में, तब एक बहुत ही गर्म माहौल चल रहा था कि इस बार लोकसभा की जो टिकट है, एमपी की टिकट है, वो शायद एमपी की टिकट पे रीवाबा जडेजा चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये धरातल जो है जामनगर की धरातल, जिसमें आहिरों की राजनीति रही है, आहिरों का रुसूख रहा है, माडम परिवार का खास करके रुसूख रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको एक चुनौती दी जा रही है। ऐसा है पूरा राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से आकार ले रहा है, तो उसका एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि उसकी वजह से भी ये जंग बड़े बड़े लोगों के बीच शुरू हो गई। हालांकि मैं जामनगर गया, छोटे लोगों से बात की, तो छोटे लोगों का बहुत क्लियर कहना था। मेरा एक आदत रहता है कि मैं जिस शहर में जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ
तो मैं सीधा कोई चाय के दुकान पे या पान के दुकान पे जाके लोगों से बात करता हूँ और सीधी सी बात आई कि कोरोना के काल में हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम अपना 5 पैसा कमा के अपने घर ले जाके अपना काम करना चाहते हैं। हमें इन बड़े बड़े लोगों की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। जामनगर में किसी का खौफ नहीं है, जामनगर में लोग अच्छे से जी रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं कॉमन मैन को टच करता है या नहीं करता है ये तो पता नहीं, पर एक सीधी सी बात है कि लड़ाई वर्चस्व की है, ये बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई है। सर 24 सितंबर को ये मामले ने तूर पकड़ा है और किन वजह है कि अभी भी वो छाया हुआ है। देखिए 24 सितंबर को जब ये मामले ने तूर पकड़ा हुआ, खास करके 3 ट्वीट्स जो आए उसकी वजह से, परिमल नथवानी जी ने ट्वीट किया। परिमल नथवानी जी ऐसे व्यक्ति है, वो एक शब्द ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वो अगर आप उनसे मिले हो कभी, मैं तो मिला हूँ कई बार एक बिजनेस जर्नलिस्ट होने के नाते, तो वो आपकी बात हमेशा आपको सवाल करके आपकी बात सुनना चाहेंगे, वो बोलेंगे कम। और ऐसे माहौल में जब ऐसे ट्वीट्स आए जहाँ पे उन्होंने सीधा का सीधा एसपी के ऊपर एलिगेशंस कर दिया कि आई डोंट नो इट इज़ ट्रू और फॉल्स, बट मतलब रेंज आईजी संदीप सिंह ने मतलब क्रिमिनल्स को फेवर किया अपने पॉलिटिकल बॉसेस के साथ रह के, तो सीधी बात थी। यहाँ पे जो अखबार है अकीला, उन्होंने सीधा संदीप सिंह को कांटेक्ट करके एक स्टोरी को बैलेंस किया था कि संदीप सिंह जी ने भी कहा था कि भाई हमने जो क्रिमिनल के सामने जो एक्शन लेना था वो हमने लिया है और आने वाले दिनों में हम कटिबद्ध है कि हम लेंगे वो एक्शन। तो ये मामला इसलिए तूर पकड़ चुका है। हालांकि जैसे मैं बोलता हूँ आपको, एसपी का ट्रांसफर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, हाइपर लोकल मीडिया के लिए हो सकता है, बट अगर एसपी का ट्रांसफर हुआ है और बाद में अगर कोई वहां के राजनेता, वहां के कॉरपोरेट, वहां की कोई इतनी बड़ी हस्ती अगर 3 ट्वीट करके सीधा का सीधा पुलिस खेमे में कुछ गड़बड़ हो रही है ऐसा जब इल्जाम लगाए, तो सीधी सी बात है आप और मेरे जैसे पत्रकार ढूंढना तो चाहेंगे कि मामला क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि मीडिया में इसको कहीं ना कहीं 17 और 80 के दशक के पोरबंदर से कंपेयर किया जा रहा था। 17 और 80 का दशक का पोरबंदर मतलब ऐसा था, वहां पे कॉमन मैन में डर का माहौल था। आपको पता नहीं, आप सिनेमा देखने जाएंगे और गैंग वॉर के आप शिकार हो जाएंगे, आप शॉपिंग करने के लिए गए और गैंग वॉर का शिकार। ऐसे हालात फिलहाल जामनगर में नहीं है, एक बात समझ लीजिए। बट जब एक पोरबंदर से कंपेयर करने की बात आ गई, ये ट्वीट्स आए इस तरीके से कि पुलिस खेमा इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो एक खाकी पॉलिटिक्स की भी बात आ गई, पॉलिटिक्स की भी बात आ गई है, कॉर्पोरेट मतलब बोल रहे हैं, तो 100% ये मुद्दा इंटरेस्ट का हो जाता है और हो गया है। हालांकि नेशनल टेलीविजन इसको इतना तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा कि रिया चक्रवर्ती का मामला है, एनसीबी का मामला भी चल रहा है, दीपिका पादुकोण का मामला चल रहा है, बहुत सारे मामले चल रहे हैं। राम मंदिर का जिस तरीके से जो जुडिशियल जो चुकादा है उसका मामला चल रहा है, तो बहुत सारे मामले चल रहे हैं। कोरोना काल है तो इसकी वजह से शायद फोकस नहीं है, बट मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में नेशनल मीडिया के लोग अगर जामनगर में कैंप ना करें तो मुझे नया नहीं लगेगा। हालांकि अब जब हम बात करें तो मुझे पता चल रहा है कि कोई एक चैनल के रिपोर्टर वहां पे भी आए, 2 दिन काम किया और कल कुछ गए, तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है अभी इस मामले में। बिल्कुल, राज्यसभा सांसद जो परिमल नथवानी है, उन्होंने जो ट्वीट किया है, वो जो ट्वीट है उनको आप किस तरह से देखते? जैसे मैंने कहा कि वो अगर जरूरत ना हो तो एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोले, बराबर है, वो आपकी बात सुनेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे। ऐसे मामले में वो ऐसी बात लेके आ रहे हैं, सीधा सीधा एलिगेशन कर रहे हैं एंड लिखते हैं कि आई डोंट नो इट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब अगर आप और मैं लिखते हैं अगर आई डोंट नो इट इज ट्रू और फॉल्स, तो शायद हमको पुलिस पकड़ के जेल में फेक न्यूज फैलाने के उसमें साइबर क्राइम में डाल देगी। तो ये मामला इस तरीके से तूर पकड़ चुका है। और परिमल नथवानी जी जो है, जो जामनगर में जिस तरीके से उन्होंने रिलायंस रिफाइनरी को आगे ले जाने में जो रोल अदा किया है, जिस तरीके से राजनीति वहाँ की जो कंट्रोल करते हैं, वहाँ की पूरी धरातल को कंट्रोल करके बैठे, मतलब वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर परिमल जी ने एक बार बोल दिया कि आप जीत गए तो मतलब आप जीत जाते हो, जो रसूख है उनका। तो आज कहीं ना कहीं जयेश पटेल जैसा अगर बंदा खड़ा हुआ है, अगर वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है उस रसूख को, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि परिमल जी आज थोड़े लेट है इस मामले में, क्योंकि पहले ये सब करने की ज़रूरत थी जब ये खड़ा हो रहा था। तूफान जब खड़ा हो रहा हो तब आपको मतलब एक प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ता है। जैसे कोरोना के काल में बात आ रही है कि पहले ही अगर आपने लॉकडाउन की बजाय आपने प्रिवेंशन कर दिया होता, जो आज आप चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं, तो शायद लॉकडाउन भी नहीं होता, कोरोना भी नहीं फैला। तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन ना होने के बाद ये जिस तरीके से मामला आया, जिस तरीके से ट्वीट आए, तो यस मैं देखता हूँ कि परिमल नथवानी जी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है कि जामनगर में क्लीन अप हो,
बट मुझे लगता है कि वो साथ साथ ट्वीट करने में भी बहुत लेट है, क्योंकि ट्विटर और सोशल मीडिया इसी के लिए है कि आप एक पब्लिक सपोर्ट गार्नर करें। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में पूरी की पूरी लड़ाई आज सोशल मीडिया के जरिए लड़ी गई है, पूरी की पूरा सत्ता परिवर्तन वहाँ पे आया है। और इस मामले में मुझे लगता है कि जिस तरीके से परिमल नथवानी जी ने ट्वीट किया है, तो मुझे लग रहा है कहीं वो जो भापने की जो चीज़ है, जो भापना चाहिए, वातावरण क्या हो रहा है, झटके अभी शुरू हो गए जामनगर की जमीन में, पानी मुझे लग रहा है सर के ऊपर चला गया है, ऐसा माहौल है। सर, परिमल नथवानी ने ट्वीट करके रेंज आईजी पर जो निशाना है वो क्यों साधा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि रेंज आईजी के ऊपर क्यों निशाना साधा हुआ है। इसमें एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो एक कोड ऑफ साइलेंस है, कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। पर एक बात ऐसी आ रही है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक माइनिंग बिजनेस का भी एंगल जुड़ा हुआ है, और वो बॉक्साइट माइनिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 80 करोड़ या 800 मिलियन इंडियन रुपीस का, जिसमें जो माइनिंग का जो एरिया है ज़्यादातर आहिर कम्युनिटी के लोग उसमें डोमिनेटिंग है। माइनिंग का बिजनेस अगर आप द्वारका, जाम कल्याणपुर, खंभाल या ये जो एरिया है कोस्टल एरिया, भाटिया वगैरह, वहाँ पे माइनिंग में ज़्यादातर यही कम्युनिटी का मतलब दबदबा है, यही कम्युनिटी माइनिंग के बिजनेस में, बॉक्साइट माइनिंग के बिजनेस में। तो ऐसी एक बात आ रही है कि मतलब जिस पुलिस ऑफिसर से मैंने बात की, एक बहुत ही फुट सोल्जर लेवल के पुलिस ऑफिसर, उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला कि हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक जामनगर के एक क्षत्रिय बीजेपी नेता, नाम नहीं लिया उन्होंने हालांकि, तो उन्होंने बोले कि वहाँ पे माइनर्स को जाके ऐसा बोला कि हमारा जो आपका जो धंधा है उसमें हमारे भाई या जो भी परिवार वाले उनका 5% 10% हिस्सा रखिए और हमको इसमें आना है। तो बोलते हैं कि आहिरों ने मतलब चुके नहीं वो लोग, और वो उन्होंने वो रिप्रेजेंटेशन लेके पूनम बेन के पास गए जो कि उन्हीं की कम्युनिटी के हैं, और पूनम बेन ने मतलब पूरा मामला जो है सोचा समझा और बाद में उस तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन किया गया सीएम लेवल पे, पीएम लेवल पे, जहाँ पे भी है टॉप लेवल पे। और बाद में इस मामले ने ऐसा तूर पकड़ा कि जो क्षत्रिय नेता जिसकी बात करें उसका नाम हकूबा है, तो हकूबा ने बोले कि हकूबा सीधे रेंज आईजी से मिला और बोले कि ये जो ये पूरा का पूरा जो मामला है इसमें आप ये इलीगल माइनिंग है, तो इसके ऊपर रेड करके, तो उन्होंने रेड करके पकड़ा और जो वहाँ पे पीआई हुआ करता था, जो भी आहिर कम्युनिटी का था, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो गांधीनगर आईबी में उसको भी भेज दिया गया, ऐसी बात आ रही है। तो इसकी वजह से परिमल नथवानी जी कुछ नाराज दिख रहे हैं आईजी के सामने कि आईजी ने जो एक्शन लेना चाहिए था, जो मतलब उस माइनिंग के बिजनेस में लेना चाहते थे, या जो फाइल्स उनके पास गई थी या कंप्लेंट्स उनके पास गई, उन पे शायद एक्शन नहीं लिया है। हालांकि आईजी ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है, रेंज आईजी ने, कि हमने एक्शन लिया है और हम आने वाले दिनों में कटिबद्ध है कि हम एक्शन लेंगे। उस तरफ हकूबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत क्लियर मामला दे दिया कि मेरा ना जयेश पटेल के साथ कोई लिंक है, ना ही मेरा फैमिली का कोई बंदा माइनिंग के बिजनेस में है, तो उन्होंने भी उनका साइड क्लियर कर दिया है। तो रेंज आईजी के ऊपर किस तरीके से क्यों आक्षेप लगाए गए, ये तो मुझे लगता है परिमल नथवानी जी ही बोल पाएंगे कि क्यों हुआ है। बट जो बात आ रही है पुलिस खेमे से, माइनिंग के खेमे से, या पॉलिटिकल खेमे से, या जो भी है, तो ये बात है। हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कहाँ पे, हमारे रिपोर्ट में जो हमने लिखा है वो वही है, ग्राउंड लेवल पे जो बातें की है लोगों ने। ऑफ कोर्स नाम लेना नहीं चाहते वो लोग, ये बड़े लोगों की लड़ाई है, तो उस तरीके से ये बात ऐसी कुछ है, इसकी वजह से हो सकता है कि परिमल जी ने ट्वीट किया, जिसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या कोड ऑफ साइलेंस। देखिए इसमें क्या हुआ है, पॉलिटिक्स भी है और पुलिस का भी पॉलिटिक्स है, तो नेचुरली कोई बात नहीं करेगा आपके साथ। अगर आप जाके भी पूछेंगे तो वो नीड टू नो बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको देंगे, इससे ज्यादा कोई बात नहीं करेगा। कुछ बात ऐसी होती है अगर आ गई मीडिया में तो शायद 3 ट्वीट से भी ज्यादा मतलब भड़कम मचा देगी। तो आपको उस तरीके से समझ के चलना है कि जो हो रहा है वो इस तरीके से है, और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा फोकस मुझे लग रहा है दीपन भद्रन साहब इन सब डॉट्स को कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे इस मामले को आगे ले जाएंगे। सर, खूबा जाड़ा ने विजय के सामने आकर अपना पक्ष रखा है और कहा है कि इन मामलों में वो इन्वॉल्व नहीं है। आपको क्या लगता है सर, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, नहीं है? देखिए, हकूबा जाडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप संजय इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन की एक पार्टी है, उसमें कोई भी नेता ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने सुपर बॉसेस को पूछे बिना कर नहीं सकता है। उन्होंने हालांकि बोला था कि उन्होंने पीएम से भी एक दरख्वास्त की है, सीएम से भी बात की थी,
अपने पक्ष के जो प्रदेश प्रमुख हैं उनसे हाईकमांड से सबसे बात करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब उनको परमिशन मिली थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, और बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि हकूबा अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरी राजनीति की जो मेरी जो पकड़ है राजनीति में, मुझे जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं मुझे कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, और इसकी वजह से मेरे सामने पूरे आक्षेप लगाए गए। उन्होंने हर एक आक्षेप, उन्होंने 4 पेज की एक प्रेस रिलीज दी थी, और उन्होंने कहा था एक एक इंडिविजुअल आक्षेप पे उन्होंने कहा था कि आप हर एक आक्षेप मेरे सामने प्रूव कीजिए, आप खाली एलिगेशंस मत कीजिए। तो सबसे बड़ी चीज़ इस इन्वेस्टिगेशन में ये भी होगी कि जो आक्षेप लगाए गए हैं, दीपन बद्रन साहब अब उन आक्षेपों को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे होता है ये केस। हालांकि पुलिस खेमे में जिस तरीके से फेरबदल किए तो कहीं ना कहीं वो एक मॉनिटरिंग रोल में होंगे, स्ट्रैटेजी रोल में होंगे, बट वो स्ट्रैटेजी किस तरीके से लिंक करती है हकूबा को और जयेश पटेल को, वो देखना पड़ेगा। लिंक होता भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, परिमल नथवानी ने आके 3 ट्वीट्स किए, हकूबा जडेजा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये पूरा मामला अगर आप देखने जाए तो टेनिस की जो गेम होती है या फुटबॉल की जो गेम होती है उसमें 1 ऑल हो गया है। अभी सबसे बड़ी चीज है इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगा ताकि गेम आगे बढ़ेगी। मामला फिलहाल फ्रोजन है, बट अगर हकूबा को हम देखने जाए तो हकूबा ने क्लियरली बोला है कि मेरे खिलाफ अगर कोई भी एलिगेशन है तो पार्टी जो भी मेरे सामने एक्शन लेगी वो मुझे मंजूर है, बराबर है। तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैटर ऑफ टाइम, जिस तरीके से इसमें आगे आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, हम फिलहाल हम नहीं किसी को क्लीन चिट दे सकते, क्योंकि ना ही हम अदालत है, ना ही हम कोई ऐसी अथॉरिटी, हम सिर्फ एक बात कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब इन्वेस्टिगेट कैसे होगा, ये 1 ऑल का गेम आगे कैसे बढ़ता है, कौन कौन गोल मारता है, कौन अपना पॉइंट लेता है, कौन अपना पॉइंट स्कोर करता है, कहाँ पे कौन मात खाता है, ये पूरी जो शतरंज बिछी हुई है जिसपे तुरम खा बड़े बड़े खेल रहे हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमको पता नहीं। तो ये देखना पड़ेगा, वक्त दीजिए, वक्त को वक्त दीजिए। आई थिंक आने वाले समय में वक्त को जैसे ही आप वक्त देते जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल 3 ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी उसी दिन शाम को, आप किस तरह से वो उस ऑडियो क्लिप को देखते हैं? जैसे मैंने कहा 3 ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई थी, उसमें एक में जयेश पटेल ने अपना पक्ष रखा था कि मतलब अपना पक्ष भी रखा था और साथ साथ सवाल या निशान भी खड़े कर दिए थे कि क्या है, क्या किस तरीके से है, कौन क्या है, अगर मैं माफिया हूँ तो ये लोग कौन है, वो लोग कौन है। सब एमपी को भी एड्रेस करके उन्होंने एमपी के फैमिली मेंबर्स का नाम लेके भी पूरी बात की थी। और जो दूसरी जो क्लिप वायरल हुई थी वो इरफान शेख और इनके बीच की बातचीत की, जो हमने बात की उसमें कहीं ना कहीं वो पटेल सेंटीमेंट को मूव करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जो पहली ऑडियो क्लिप थी उन्होंने पुलिस की बहुत ही तारीफ की, और अपने मतलब ये जो अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अलाइनमेंट मोर ऑन हिंदुत्व का जो प्लान है उसके ऊपर बात की कि मैं एक हिंदू हूँ और मेरी विचारधारा ऐसी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसने अपना भी पक्ष रखा, हकूबा ने भी अपना पक्ष रखा, जयेश पटेल ने भी अपना पक्ष रखा। उसी शाम को 6 बजे के आसपास 17:58 यानी कि 5:58 को शाम को परिमल नथवानी जी ने वापस ट्वीट किया था कि हालार के लोगों को पता है, हालार मतलब जामनगर और उसके आसपास का जो इलाका उसे हालार प्रदेश कहते हैं, तो हालार के लोगों को पता है क्या सच्चा है और क्या झूठा है। मतलब ये लड़ाई अभी ट्विटर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और वायरल ऑडियो क्लिप्स इस लेवल पे पहुंच चुकी है। बट जैसे मैं बोलता हूं कि भद्रन साहब अभी क्या करेंगे, क्या इन्वेस्टिगेट किस तरीके से करेंगे, कौन से लिंक्स को और डॉट्स को कनेक्ट करते, इसके ऊपर सबकी नजर है। अगर आज आप जामनगर का कोई भी अखबार उठा लीजिए उसमें कवरेज है, पर सवाल या निशान वाले कवरेज है कि क्यों हो रहा है, इतने बड़े लोग एक दूसरे आमने सामने क्यों आ गए। तो इसके अभी कोई जवाब नहीं है, थियरीज है, बराबर है। पुलिस भी शायद उन्हीं थियरीज पे काम कर रही होगी, या इससे ज्यादा भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास हो सकती है जो हमारे पास हो, उसके ऊपर भी वो लोग काम कर रहे होंगे। तो हमारा भी यही उत्तरदायित्व है पत्रकार के तौर से कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आए वो हम देखें, पढ़े, उसको फिल्टर करें, उसको लोगों के सामने ले जाके ये मामले हैं। बट एज आई सेड, आने वाले दिनों में किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेट होता है केस, इसमें क्या निकलता है, कौन अपना पॉइंट स्कोर करता है, किसकी विकेट गिरती है, कौन ज्यादा रन स्कोर करता है। आईपीएल की सीजन चल रही है तो 2020 में क्या खेल होगा ये देखना पड़ेगा आपको। सर जयेश पटेल कम्युनिटी में से है,
और जामनगर में आहिर और पटेल समुदाय बहुत ज़्यादा है, तो क्या जयेश पटेल अपनी कम्युनिटी का साथ लेकर इस पूरे मामले को पटेल वर्सेस आहिर कर सकते हैं? वो करने की कोशिश उन्होंने डेफिनेटली की है। जिस तरीके से उनका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है उसमें उन्होंने पटेल सेंटीमेंट को ही भू करने की कोशिश की है। हालांकि हमारे पास अभी कोई फिलहाल कोई देखिए ये मामला ऐसा है, इसमें कोई आके ऐसा नहीं बोलेगा आपको कि नहीं हम इस मुद्दे में साथ है या साथ नहीं है, बराबर है। ये तो कब पता चलेगा, एक बार उसका पुलिस परेड उसको कर चुकी है, पब्लिक उसका सरघस निकाल चुकी है, तो मतलब पटेल्स उसके साथ कितने हैं या कितने नहीं है ये हमको फिलहाल पता नहीं है। पटेल कम्युनिटी है भी कि नहीं है वो भी हमको पता नहीं है, पर उन्होंने एक पटेल सेंटीमेंट का कार्ड खेलने का कोशिश किया है। इसी उस क्लिप की वजह से ही ये पूरा मामला कहीं ना कहीं दूर पकड़ता नजर दिखा रहा है। ऐसी जामनगर के लोगों की उसे जामनगर के लोगों का मानना है कि वो एक क्लिप की वजह से ये पूरा मामला इस लेवल पे आके मतलब रुक चुका है, जिसमें बड़े बड़े लोग एक दूसरे के सामने आ गए हैं। चेस बोर्ड के बिसात पे तुर्रम खां एक दूसरे के सामने सीधे तौर पे लड़ने आ गए हैं। बिल्कुल, माडम परिवार का हालात प्रदेश पर एक रुसुख रहा है। आप इस मुद्दे पर माडम परिवार को किस तरह से देखते हैं? देखिए, माडम परिवार की जहाँ तक बात है, हिम्मत भाई माडम और गिडू भाई माडम जो थे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को रिवाइव करने का भी काम उन्होंने किया है। उस परिवार का रुसूख ऐसा रहा है कि वहाँ पे कोई भी अगर कॉमन मैन चला जाए उनके पास तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। और बाद में जिस तरीके से सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी थी उस परिवार के रुसूख की, वो क्या थी मैं आपको बताऊं। उस समय में मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, मैं आज तक में काम कर रहा था, बिजनेस स्टैंडर्ड में काम कर रहा था। 2006 में आमिर खान की फिल्म फना रिलीज हुई थी और विक्रम माडम कांग्रेस में थे तब, अभी भी कांग्रेस में ही है। फना फिल्म के टाइम पे पूरे गुजरात में फना फिल्म बैन थी, कहीं दिखा थी, क्योंकि आमिर खान ने मेघा पाटकर के सपोर्ट में, जो मेघा पाटकर जो नर्मदा के डैम के मुद्दे को लेकर जो आंदोलन कर रही थी और वहाँ पे विस्थापितों को ना हटाया जाए इस मुद्दे को जो हो रहा था दिल्ली में जंतर मंतर पे, वहाँ पे जाके अतुल कुलकर्णी और ये आमिर खान और वो वहाँ पे गए थे और कुछ उनके समर्थन में बात कही थी और सीधा रंग दे बसंती जो मूवी उनका चल रहा था वो उतार दिया गया था और बाद में फना रिलीज ना होने देने की बात थी। ऐसे माहौल में पूरे गुजरात में सिर्फ अंबर सिनेमा ने फना रिलीज की थी। अंबर सिनेमा जो है वो माडम परिवार का सिनेमा घर है और विक्रम माडम को मैंने देखा था एक वाइट कलर के वाइट कलर के कुर्ते और लहंगे में बैठ के, मतलब वो चप्पल पहन के मेटल की कुर्सी पे बैठ के मीडिया को बाइट दे रहे थे। सामने उसका विरोध हो रहा था, वहाँ पे पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे अपना प्लाकार्ड लेके विरोध कर रहे हैं, पुलिस उनको रोक रही है। पुलिस भी मतलब असमंजस में है कि किसका माने किसका ना माने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का शासन गुजरात में 2006 मतलब एक तपता सूरज नरेंद्र मोदी का 2007 की जो इलेक्शंस थी, ऐसे माहौल में कोई उस ऑर्डर को ललकार रहा है, फना फिल्म रिलीज कर रहा है, तो वो रुसूख मैंने देखा है। और जिस तरीके से विक्रम माडम की भी बीच में बात आई थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने बोला था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, और वो अभी टिके रहे उनकी बात पे। तो मतलब ऐसे राजकीय माहौल में भी मतलब वो टिके रहना अपनी बात पे आसान नहीं है, पहली बात। और पूनम माडम जी की जहाँ तक बात है तो उनका भी वही है कि बहुत धरातल से जुड़ी हुई इंसान है। बहुत सारे लोग सीधा अपना प्रॉब्लम्स लेके उनके पास जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सुनी है, उनके प्रॉब्लम को फॉलोअप किया जाता है, चाहे वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। उनकी ऑफिस से एक फॉलोअप सिस्टम लगती है, फॉलोअप किया जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो उनकी भी एक पकड़ है अपने इलाके में, अपने वोटर्स में और उस तरीके से। तो आज कहीं ना कहीं अगर ये मान लीजिए कि क्षत्रिय और पटेल इकट्ठा होकर ये पूरा जिस तरीके से बात आ रही है कि हकूबा जयेश पटेल को सपोर्ट कर रहे हैं और जयेश पटेल जिस तरीके से पटेल कार्ड प्ले कर रहा है, अगर ये हुआ तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सीधी की सीधी जो चुनौती है वो इस परिवार के रुसूख को और उनकी जो राजनीति है हीरो की उस इलाके में, उसको सीधा का सीधा चैलेंज किया जा रहा है। तो या मैं उस नज़रिए से उस चीज़ को देखता हूँ फिलहाल। आगे जैसे मैंने बोला पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या बाहर निकलता है उसके ऊपर ये पूरा मदार बैठा है। सर, ये मामला अगर आप चुनाव समीकरण और जाति आधारित वोट बैंक के साथ जोड़ें तो उसकी असर क्या होगी?
जो लोकसभा जो 2019 की जो लोकसभा के इलेक्शन से उसमें जिस तरीके से वोटर्स के आंकड़े हैं पूरे जिले के, तो करीबन 16 लाख के आसपास वोटर्स हैं। अब 16 लाख वोटर्स में से अगर आप लेके चले तो करीबन उसमें से 4 लाख वोटर्स का जो कॉम्पोजिशन है उसमें आहिर और पटेलों की कॉम्पोजिशन होती है। 15% जो वोटर्स हैं वो पटेल है, हालांकि 2.5 लाख के आसपास। 1,60,000-63,000 के आसपास आहिर कम्युनिटी के वोटर्स हैं। तो आप अगर आंकड़ा लगा देंगे तो करीबन 4 लाख के आसपास, 4 लाख से ज़्यादा होता है। 1.25 लाख वोटर्स जो है, 1.25 लाख से 1.5 लाख वोटर्स जो है वो क्षत्रिय कम्युनिटी के हैं। तो करीबन अगर आप देखेंगे तो वो समीकरण भी 4 लाख के आसपास, यानी कि वो 23% होता है, ये 25% होता है। बाकी मुस्लिम वोटर्स है, दलित वोटर्स है और बाकी जो कम्युनिटीज है उनके वोटर्स। मोटे मोटे अगर आप देखने जाए, मोटे तौर पे अगर वोटर्स देखने जाए तो ये 5 कम्युनिटीज हैं: पटेल, आहिर, दलित, मुस्लिम और क्षत्रिय। अगर जिस तरीके से ये जयेश पटेल ने एक पटेल सेंटीमेंट खेलने का कोशिश किया है, जिस तरीके से हकूबा के सामने आज बड़े सवालिया निशान लग चुके, उसमें कहीं बात ये आ जाए कि जयेश पटेल की वजह से पटेल और मान लीजिए कि क्षत्रिय अगर एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो आहिर डोमिनेटेड राजनीति रही है जामनगर की, उस पर डेफिनेटली असर हो सकता है, पहली बात। दूसरा क्या है, जैसे मैंने बोला कि पटेल कम्युनिटी के एक धरातल के नेता आरसी फर्दू और हकूबा जडेजा जो कि एक धरातल के नेता है और क्षत्रिय कम्युनिटी से है, तो आज अगर आपको पता हो तो एक वीडियो वायरल हुआ था विजय रूपाणी जी का, जिसमें उन्होंने बोला था कि डिपॉजिट का भी प्रॉब्लम होता था उनको वहाँ पे जामनगर में। और आज बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस है, उनके पास 2 बड़ी कम्युनिटी के ऐसे लीडर्स हैं जिनकी ग्रास रूट लेवल पे होल्ड है, जिनका अगर देखने जाए तो एक तरीके से धरातल से जुड़े हुए लोग हैं। अगर ये कम्युनिटी साथ में आती है और जिस तरीके से राजनीति रही है, अगर आप गुजरात में देखें तो क्या रहा है, गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत क्लियर कहा था कि पटेल के वोट कितने हैं तो इसके सामने और कम्युनिटीज के वोट कितने हैं। इसी तरीके से पटेल की जो पूरी एक डोमिनेंस रहती थी राजनीति में वो खत्म हुई। तो अगर यही इक्वेशन, मान लीजिए पॉलिटिकल पंडित्स का मानना है जामनगर में कि अगर यही इक्वेशन डेवलप हुई तो शायद जो आहिर कम्युनिटी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जामनगर, जिस तरीके से पर्टिकुलर फैमिली का एक रुसूख है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पड़ सकता है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि ये सब बातें अभी तरल अवस्था में, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। हम भी एक पत्रकार के तरीके से लोगों से बात करके, एक इंटरेक्शन करके, लोगों से बात करके बात कर सकते हैं, लेकिन क्या होने वाला है ये हमको पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस किस तरीके से जाएगी। अभी फिलहाल एक स्टोरी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जैसे हम ये बात कर रहे थे कि जो एसपी के सामने परिमल नथवानी जी ने इसलिए ट्वीट किया कि परिमल नथवानी जी के बेटे के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी हकूबा जडेजा की, और परिमल नथवानी जी ने मतलब रेंज आईजी को अप्रोच किया था, रेंज आईजी ने कुछ ज़्यादा उनको जवाब नहीं दिया था, जो भी था। तो ऐसी सब बातें अब धीरे धीरे आना शुरू हुई है। माइनिंग का एक मुद्दा आया, अब ये मुद्दा आ रहा है। तो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा था पहले ही, कि ये पूरा जो मामला है ये किसी वेब सीरीज के प्लॉट के लिए या किसी सिनेमा के प्लॉट के लिए परफेक्ट है। बहुत मसाला आने वाला है इसमें, बहुत मुझे लग रहा है कि कीचड़ फैलेगा। देखते जाइए, क्योंकि ये शुरुआत हुई है, 1 ऑल के मोड में अभी गेम है। अभी किस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, किस तरीके से लिंक किया जाता है हकूबा को जयेश के साथ, क्या क्या मतलब एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्या क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, किस तरीके से उसके ऊपर चार्जशीट बनती है, दायर होती है, किस तरीके से केस बनते हैं। पर ये पूरी प्रक्रिया जो होगी, इसमें आरोप प्रति आरोप की राजनीति बहुत बड़ी खेली जाएगी, ऐसा मेरा मैं देख रहा हूँ ऐसा कि हो सकता है। आपको क्यों लग रहा है कि ऐसे कोई जातिवादी समीकरण माडम परिवार से रुसूख को ललकार सकती है? जैसे मैंने कहा, अगर ये होता है जिस तरीके से आंकड़े मैंने आपके दिए, तो वो जो आहिर कम्युनिटी की जो डोमिनेंस है उस इलाके में, वो कहीं ना कहीं आज मतलब उसको चैलेंज किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी जो ट्रिगर पॉइंट है जामनगर की जनता में, जामनगर के लोगों में, जामनगर के पत्रकारों में, जामनगर के जो भी
राष्ट्रीय गलियारे के लोग हैं, उनमें जो चर्चा का विषय यही वो ऑडियो क्लिप है जो इरफान शेख और जयेश के बीच बात हो रही है कि ये एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से हुआ है। पर अभी जो मेरान्यूज़.com ने जो स्टोरी की है, जो जिसकी मैंने बात की कि जिसमें परिमल नथवानी जी के बेटे धनराज नथवानी जी के साथ हकूमा ने कुछ दुर्व्यवहार किया था, कुछ बात बराबर नहीं की थी, कॉन्ट्रैक्ट के मामले को लेकर कुछ बात हुई थी, ये भी अगर मामला है तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी इसके साथ जोड़ा जाएगा, ये भी इन्वेस्टिगेशन की मैटर बनेगी या बन सकती है आने वाले दिनों में। तो बहुत सारी लेयर्स है इसमें, एक के बाद एक लेयर्स अभी खुलना शुरू हुए, क्योंकि तुरंत खा सब, जैसे मैंने कहा, ये पूरी शतरंज की बिसात पे एक दूसरे के सामने आ गए हैं। शतरंज कौन खेल रहा है हमको पता नहीं है, पर आज बड़े बड़े हस्तियां एक दूसरे के सामने आ गई है। अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा हमको। जैसे इन्वेस्टिगेशंस होगी, बद्रन साहब किस तरीके से कनेक्ट करते हैं सब चीज़ को, सभी की नज़र अभी बद्रन साहब की इन्वेस्टिगेशंस और किस तरीके से पुलिस एक्शन में आती है उसी के ऊपर है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो हालात पोरबंदर के 70 और 80s के मध्य दशक में थे, वैसे हालात अभी जामनगर में हुए नहीं है। तो शायद एक प्रिकॉशनरी मेजर भी हो सकता है कि ऐसे हालात ना हो, क्योंकि जामनगर क्या है, जैसे देखिए बद्रन साहब जो है वो एक तटीय क्षेत्र का, जो दक्षिण का जो राज्य है केरल, वहाँ से आते हैं। जामनगर भी एक तटीय प्रदेश है, बहुत सेंसिटिव जोन है, तीनों डिफेंस की विंग्स वहाँ पे हैं। और जामनगर को आप लाइटली मत लीजिए, इसलिए कि जामनगर में एक ज़माने में रामानाथा गढ़वी केस जो हुआ था मध्य 90 के दशक में, उसमें उसके तार सीधे के सीधे मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। और प्रमोद कुमार झा, जो कि जिनकी मृत्यु 2008 में हो चुकी है, उन्होंने पूरा ये केस इन्वेस्टिगेट किया था। रामानाथा गढ़वी के घर से उन दिनों में 1,57,00,000 और हथियारों का असला उन्होंने बरामद किया था। आपको अगर ख्याल हो तो यहाँ पे राजकोट में एक पत्रकार है मयूर त्रिवेदी, जो किसान समाचार में उन दिनों जामनगर में थे, उन्होंने ये रेड का रिपोर्टिंग किया हुआ है, वो गए थे स्थल पे, देखा था। तो मैंने उनसे भी बातचीत की थी जब मेरी रिपोर्ट में ये सब एंगल आ रहा। तो जामनगर एक तटीय क्षेत्र है और वहाँ पे ऐसी वारदातें हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ था, प्रमोद कुमार झा की एक पकड़ हुई थी। तटीय क्षेत्र के जितने भी अपराधी थे वो उनके नाम से डरते थे। और 1993 ब्लास्ट का जो RTX लैंडिंग का मामला था, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि सबसे पहली इंटेलिजेंस प्रमोद कुमार झा को मिली थी, और उसके बेस पे पूरा मतलब फिर जो भी होना था वो हुआ था। तो ये देखिए इलाका ऐसा है, भद्रन साहब तटीय केरल से है, ये तटीय इलाका है गुजरात का, जो भी सेंसिटिव है, इतना बड़ा इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स है कॉरपोरेट्स के, डिफेंस की विंग्स है, तो मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। इसमें ऐसी वारदातें अगर खड़ी हो रही है तो आपको सीधी, जब वो वारदातें हो रही है या सीधा ऐसा कोई कुछ डिसरप्शन खड़ा हो रहा है, तो आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा। इसीलिए भद्रन जैसे कैपेबल ऑफिसर को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से जामनगर SP की पोस्टिंग पे लगाया गया है। ये पूरा टास्क उनको दिया गया है, काम इसको सीधा। सर, इस पूरे मामले में परिमल नथवानी की भूमिका आपको दिखाई दे रही है? जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, अभी जो मेरान्यूज़.com की जो स्टोरी है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है ये मुझे लग रहा है परिमल नथवानी जी ने कुछ पर्सनल लेवल पे शायद ले लिया है। और मैं बहुत क्लियरली मानता हूँ कि अगर ये इस लेवल पे पहुँचा है तो जब वो घट रहा था तब शायद उन्होंने उसको उस सीरियसनेस से देखा नहीं होगा। लेकिन जब ये मेरान्यूज़.com की जो स्टोरी है जिसमें बोला जा रहा है उनके बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब उनको लगा कि शायद ये मामला इतना गंभीर है। तो मैं मानता हूँ एक कंपनी में अगर आप काम करते हो, टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो, जिसका ऐसा माना जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में वो एक डिस्ट्रप्शन के तौर पे खड़ी हुई है, मतलब एक पूरा सेक्टर को डिस्टर्ब कर दिया है। तो आप ऐसी कंपनी में डाइवर्सिफाइड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट हो, तो आपकी नज़र होनी चाहिए कि कहाँ पे वातावरण गर्म हो रहा है, कहाँ पे हवा का रुख बदल रहा है, कहाँ पे मतलब ग्राउंड है वो फेवरेबल है या नहीं खेलने के लिए। क्योंकि वो फुटबॉल के भी वो रह चुके हैं, क्रिकेट में भी है। तो ये सब चीज़ें खेल एक ऐसी चीज़ है, आप जब खेल खेलते हो तो आपको सभी चीज़, आप एक ज़मीनी हकीकत पे आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो। आप अपने जिस कंपनी को आपने खड़ा किया है, जिस कंपनी में परिमल नथवानी जी का बड़ा योगदान है उस इलाके में ज़मीनें दिलाने में रिलायंस को, तो एक पूरा एक मतलब आपका जो रहता है कि आपको हमेशा हर एक फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है, हर एक खतरा जो आ रहा है उसके सामने आपको आगाह होना पड़ता है। बट मुझे लग रहा है इसमें देरी डेफिनेटली हुई है, क्योंकि जब ये उनके बेटे पे बात आई तब जाके
जैसे मेरा न्यूज़.com की ये रिपोर्ट है कि इस वजह से हुआ है, तो मैं मानता हूँ डेफिनेटली शायद उन्होंने नज़रअंदाज किया और ये नज़रअंदाज करना अब भारी पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जामनगर में माहौल अभी खड़ा हुआ है, गुजरात की नज़र उस पर है जामनगर पर, तो दीपेश बद्रन जो है वो अब क्या करेंगे? जैसे मैंने बोला, जब भी मैं उनको देखता हूँ, मैं उनकी मतलब रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, उनके फोटोग्राफ देखता हूँ, तो मुझे वो कंपनी फिल्म के जो मुंबई पुलिस कमिश्नर का रोल है, इंटेलिजेंट रोल है, किरदार है मोहनलाल का, वो नज़र आता है। एक इंटेलिजेंट ऑफिसर जो एक स्ट्रैटेजी, देखिए उसको सीधा फील्ड में नहीं जाना है, उन्होंने अपनी एक टीम खड़ी कर दी है, बराबर है, वो एक स्ट्रैटेजी से जाएगा। वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? क्रिकेट की गेम, आईपीएल की सीजन चल रही है, हर एक प्लेयर की एक स्ट्रैटेजी होती है जीतने के लिए, रन का मतलब वो बोले क्या भंडारा करने के लिए या फिर विकेट्स लेने के लिए, तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? बट मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों में सबसे अहमियत वाली जो चीज़ है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशंस को आपको लिंक करना पड़ेगा एलिगेशंस के साथ। एलिगेशंस जो हुए हैं कि हकूबा ने जयेश को सपोर्ट किया है या जयेश के लोगों का इस्तेमाल किया है धाक धमकी में या जो भी है, तो वो आप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? तो वो फील्ड फोर्स उनकी किस तरीके से काम करती है? आते ही वो एक्शन में आ गए हैं, पूरी स्टडी कर ली है, फाइल्स वाइल्स जो भी है, अपना मतलब एक पूरा टीम तैयार कर लिया है। तो आने वाले दिनों में सबकी नज़र उन्हीं पे है कि वो अब अपना ओपनिंग बैट्समैन जो होता है वो कैसे आके छक्का लगाता है, चौका लगाता है, या मतलब टिका रहता है ग्राउंड पे 50 रन 100 रन क्या करता है। तो भद्रन एक ऐसे ऑफिसर है, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक कैप्टन है, जिनके ऊपर ये पूरे खेल में ये पूरा का पूरा जो मदार है सब इस खेल का, और जहाँ पे मतलब बातें आएगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी अपना स्टैंड डिसाइड करेगी कि कल को मान लो कि हकूबा के सामने सबूत आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी डेफिनेटली, जिस तरीके से CR पाटिल की एक बात है कि हमको कांग्रेस के इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स नहीं चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको मतलब कह दिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आपने कर ली, बट अगर कल को इन्वेस्टिगेशंस में लिंकअप हुआ, कुछ भी ऐसा मामला आया तो क्या होगा? तो सबकी नज़र इस इन्वेस्टिगेशंस पे है। अभी पुलिस का जो एक्शन रहेगा, पुलिस किस तरीके से इस मामले, जैसे मैंने बोला ये मामला इतना दूर नहीं पकड़ता, लेकिन भद्रन साहब की जो ट्रांसफर हुई है जामनगर में, हम लोग जामनगर से 90 किलोमीटर दूर है, हम कभी गए नहीं जामनगर ये चीज़ रिपोर्ट करने के लिए, ना आप गए, ना संजय गया, ना मैं गया। पर क्यों गया मैं? क्योंकि मुझे लगा कि क्यों ये हो रहा है। तो भद्रन साहब की ट्रांसफर एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। भद्रन साहब की ट्रांसफर के बाद जिस तरीके से ट्वीट्स आए वो उससे भी बड़े ट्रिगर पॉइंट्स, और तब जाके एक पत्रकार डेफिनेटली सोचता है कि क्या हो रहा है, और वो जाके हमको प्रेजेंट करता है, जो हमने डेफिनेटली अंग्रेजी भाषा में किया और आज आपके जरिए हिंदी भाषा में आपके ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरा मामला भी इन्वेस्टिगेशन लेवल पे जाएगा। पुलिस का एक्शन क्या रहता है, किस तरीके से क्लीनिंग होता है, ये पूरे क्राइम का क्या होता है, तो ये देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस गुजरात में तो हुए, क्रिप्टो करेंसी का मामला हुआ है, बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो देखते रहिए क्या होता है, किस तरीके से जैसे मैंने बोला इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें राजनीति है, इसमें जमीन से जुड़ी लड़ाई है, इसमें इंडस्ट्रीज है, इसमें ठेके की लड़ाई है, परिवार भी है, इसमें रसूख की लड़ाई है, इसमें जातिवाद का भी समीकरण है, सब कुछ है। तो जैसे मैंने बोला एक पूरा का पूरा प्लॉट है किसी वेब सीरीज आने वाले दिनों में या सिनेमा प्लॉट के। सर, आप यहाँ से जामनगर को किस नज़र से देखते हैं? बहुत ही सर, आप यहाँ से जामनगर को किस नज़र से? मेरा बचपन जो है जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, द्वारका में और मिठापुर में ज़्यादातर मेरा बचपन मैंने गुजारा है। मैं समंदर का आदमी हूँ। आज की तारीख में भी मैं मतलब मेरे पास वक्त होता है और मतलब समंदर की टाइड्स में स्टडी करता हूँ। अगर हाई टाइड है तो मैं समंदर में 3-4 घंटे रहने के लिए चला जाता हूँ द्वारका में। मेरे नज़रिए से जामनगर क्या, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे नज़रिए से जामनगर को पेरिस ऑफ सौराष्ट्र, मतलब पेरिस ऑफ सौराष्ट्र कहा जाता है। वो पेरिस है, उसका जो आर्किटेक्चरल जो है, आप मतलब प्रताप विलास पैलेस देख लीजिए, या आप वहाँ का कलावड़ गेट का जो एंट्री है वो देख लीजिए, वहाँ के बाजार देख लीजिए, वो पूरे यूरोपियन आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड है। छोटी काशी कहा जाता है, बहुत सारे शिव मंदिर है जामनगर में, राइट। तो मेरे लिए जामनगर वो है। अगर मेरे लिए आप जामनगर पूछेंगे तो मेरे लिए जामनगर वो है जिसने क्रिकेट के ऐसे सितारे दिए जो आप सोच भी नहीं सकते हो, जिनके नाम पे एक ट्रॉफी है, जाम रणजी सिंह जी साहब जो कि राजे रजवाड़े थे जामनगर के, उनके नाम पे आज एक ट्रॉफी खेली जाती है। विनू भाई मांकड़
जिनका एक पैशन था अपने क्रिकेटिंग के लिए। आज की तारीख में आप क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में चली जाए, CCI ब्राबॉन स्टेडियम में, तो विनू भाई मांकड़ का जो जैकेट है वो जैकेट आपको सेंटर हॉल में दिखाई देगा। सलीम दुरानी जी, मतलब ऐसी शख्सियत सलीम दुरानी जी। आज आप ये IPL YPL देखते हैं, जब वेस्ट इंडीज़ के सामने जो हमारे इंडियन प्लेयर्स घायल हुए थे, तब इंडिया का ओपनिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस ड्रेसिंग रूम में जब पटौड़ी जी कैप्टन थे, उन्होंने बोला था कि कौन ओपनिंग करेगा, तो राजदीप सरदेसाई जो पत्रकार उनके पिताजी स्वर्गीय दिलीप सरदेसाई ने कहा था कि सलीम जो है वो रणजी में सेकंड डाउन ओपनिंग करता है। तो उन्होंने बोला हाँ, सलीम भाई ने बोला कि हाँ ठीक है, मतलब इंडिया का ओपनिंग करने को मिलता है सेकंड डाउन तो मैं करूंगा। सलीम भाई गए क्रिकेट के पिच पे, खेले, 100 से ज्यादा रन मारे। ऐसी बॉलर्स की टीम के सामने, मतलब वो जो राक्षसी सेना जिसको आप बोलो, बॉडी लाइन बॉलर्स, ऐसे बॉलर्स के सामने 100 से ज्यादा रन मारे। कहा जाता है कि उन दिनों जिन्होंने मैच देखा है वो कहते हैं कि सिर्फ 2 ही आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि हमारे पास स्टेडियम नहीं हुआ करता था। बारबाडोस वगैरह जहां पे वेस्ट इंडीज में खेलते थे, वो खुला मैदान था, आजू बाजू नारियली के पेड़ थे। बोले 2 ही तरीके की आवाज सुनाई दे रही थी, एक जिसमें बॉल सलीम भाई के बैट से लगती थी, और एक जिसमें बॉल सीधी बिलो पे जाके अटकती थी, जहाँ पे 4 लगाया या 6 लगाया, खट्टा खट्टा करके आवाज सुनाई दे रही थी। और जो निग्रो लोग मतलब पेड़ पे चढ़ के देख रहे हैं, वो ऐसा चिल्लाते थे 6 या 4 और सीधे नीचे आते थे। तो ऐसा बैट्समैन जामनगर की धरती ने दिया है। अजय जडेजा, रविंद्र जडेजा, अगर आप जनरेशंस की बात करें तो क्रिकेट का पूरा मतलब एक, जिसको बोला क्रिकेट की भी काशी है वो। क्रिकेट बंगलो आप देख लीजिए जामनगर का, हिस्ट्री बोलती है वहां पे। क्रिकेट का वो जो ग्राउंड है वो देख लीजिए। तो मेरे लिए वो एक क्रिकेटिंग की काशी है जामनगर। जिस तरीके से क्रिकेटर्स वहां से आए, सौराष्ट्र के ज्यादातर क्रिकेटर्स वहां से आए। अगर आप खान पान की बात करें तो जामनगर से आप अगर निकल रहे हो और जामनगरी पान नहीं खाया, तो मेरे ख्याल से जामनगरी घुघरा और जामनगरी पान नहीं खाया तो मेरे ख्याल से आपने कुछ, मतलब यू हैव नॉट बीन इन जामनगर। इसके अलावा ड्राई फ्रूट कचौरी है जामनगर की, एच.जे. व्यास मिठाई वाला है, श्रीखंड सम्राट है, ये सब जामनगर। वहां पे एक डिश मिलती है पूरी गांठिया और आलू की सब्जी, वो जामनगर है। ये सब जो हो रहा है वो जामनगर नहीं है। जामनगर की खुद की एक टेक्सटाइल्स है बांधनी, वो मतलब बांधनी टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होती है, वो जामनगर है। जामनगर के खुद के एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी धन्वंतरी जी का जो पूरा मतलब वहाँ पे है, पूरा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जिसको आप बोल सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का जिसको अभी स्तर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। GG हॉस्पिटल, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल या इरविन हॉस्पिटल के नाम से जो जाना जाता है। सोलेरियम पूरे एशिया में सूरज के ऊपर चलता है ऐसा, जिसमें टीबी के पेशेंट्स को वहाँ पे क्योर किया जाता था, तो वो सोलेरियम पूरे एशिया में कहीं नहीं था, वो जामनगर में है। प्रताप विलास पैलेस देख लीजिए, लखोटा लेक देख लीजिए आप, जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, राइट। आप चांदी बाजार में देरासर देख लीजिए, क्या आर्किटेक्चर है, वो जामनगर है। वाइल्ड लाइफ की अगर आप बात करें तो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है, पिरोटन के जो टापू है जहां पे मरीन लाइफ है, वो जामनगर है। इंसानियत की बात कीजिए, जब पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में पोलिश प्रजा कहीं नहीं जा सकी थी तो पोलैंड के लोग जामनगर आए थे। जामनगर के महाराजा ने उन दिनों में उन्हें बालाछड़ी में स्थायी किया। वो बालाछड़ी सैनिक स्कूल जो आज बनी है, वो इंसानियत जामनगर है। सबसे बड़े विश्व के अच्छे खासे रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्सेस एशिया के, रिलायंस के, SR के, बाकी सारी इंडस्ट्रीज, दिग्विजय सीमेंट कंपनी है, या सिक्का में आप GSFC ले लीजिए, गुजरात एनआरई कोक का जो यूनिट है, इंडस्ट्रीज है, वो जामनगर है। ब्रासपाट इंडस्ट्रीज, वो जामनगर है, ठीक है। और अगर आप इससे भी मतलब आगे जाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा, दुर्लभ जी भंसाली करके एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे, जिनकी राज कपूर साहब के फोटोग्राफ है जो मेरे रिपोर्ट में मैंने इनकॉर्पोरेट किए, वो जामनगर है। रणजी मूवी टोन के जो ओनर्स है वो जामनगर है, मेहुल कुमार है, वो जामनगर है। तो बॉलीवुड है, खाना है, क्रिकेट है, आई मीन वाइल्ड लाइफ है, नेचर है, पूरा का पूरा। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस देख लीजिए, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, वो जामनगर है। जामनगर ये नहीं है। मैंने जामनगर ऐसे देखा है, जामनगर की मेरे मामा जामनगर में रहते थे, मेरे कजिन मामा, मेरे मम्मी के कजिन ब्रदर, तो मैं कई बार गया हूँ जामनगर में।
डिफेंस की ऑल 3 एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सबका वहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, वो जामनगर है। जामनगर एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है, ये जामनगर नहीं है। जो हो रहा है ये जामनगर नहीं है। तो मैं जामनगर को उस तरीके से ही देखना पसंद करूंगा। मौज मस्ती वाला शहर, खाओ पियो ऐश करो क्रिकेट खेलो, ये जामनगर है। मुझे मतलब इस तरीके से जामनगर को नहीं देखना है जो क्राइम की बात है। इसलिए थोड़ा मैं हर्ट भी हुआ था जब ये बात आई। मुझे लगा ये क्यों हो रहा है जामनगर। इसलिए मैंने जाके लोकल लोगों से बात की। लोकल लोगों का बहुत क्लियर कहना था, कोरोना के समय में अपनी 2 समय की रोटी कमा ले, हमको उससे ज़्यादा कुछ देना नहीं। और मेरा न्यूज़.com की स्टोरी आई है जो बोलती है क्लियरली कि लड़ाई बड़े लोगों की है, छोटे लोगों की लड़ाई नहीं है। आम जनता को मतलब 70 और 80s के मध्य दशक का जो पोरबंदर था, ऐसा जामनगर हुआ है और कभी ना हो। मैं ऐसा बिल्कुल भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन जामनगर इज कलर्स, जामनगर इज एंटरप्रेन्योरशिप। जामनगर मतलब आप सोच लीजिए, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट राज कपूर के साथ काम करे जामनगर में से, वो जामनगर है। सुमेर क्लब आप देख लीजिए जामनगर का, तो वो जामनगर। बिल्कुल जिस तरीके से हिमांशु भाई ने हमसे बात की, आप लोगों को समझाया कि पूरा मामला क्या है। आने वाले दिनों में शायद ये जो मामला है वो चुनाव जो है उसकी असर देखने को मिलेगी। खास करके महत्वपूर्ण बात करें तो जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करने वाली है वो किस दिशा में जांच होती है, उस पर भी मामला सामने आने वाला है। लेकिन खास करके जो आने वाले चुनाव है उस पर इस मामले की असर रहेगी। हिमांशु भाई, स्पीड रिपोर्ट से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। आने वाले दिनों में हम स्पीड रिपोर्ट इस तरह के कार्यक्रम लाने वाले हैं। धन्यवाद।